नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गया। एक आज का समय है और एक कल का समय है। और दोस्तों, अगर हम मैथ के पोर्शन की बात करें तो दोस्तों मैथमेटिक्स के पोर्शन से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हुआ करते हैं। और दोस्तों, यूट्यूब पे हजारों ऐसे चैनल है जहां पे आपको पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, लेकिन उन प्रैक्टिस को जब आप करते हो तो आप बड़े खुश हो जाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आपसे क्वेश्चन बन रहा होता है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो 15 नंबर का पेडागोजी का पोर्शन है उसमें बहुत सारी गलतियां आपसे हो रही होंगी। ये गलतियां क्यों हो रही है दोस्तों, किस वजह से हो रही है, क्या ऐसी कमी रह गई है, इस वजह से आपकी कमियां रह जा रही है, आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं या सही नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी उन सभी कमियों को दूर करने के लिए इस मात्र 2 दिन के लिए दोस्तों हम ये मैथमेटिक्स का पेडागोजी का एक सेक्शन लेके आए हैं। और इसके लिए दोस्तों हम किसी बुक का सोर्स नहीं उठाए हैं, बल्कि हमने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया है। और उस नोट से जब भी आप पढ़ोगे इस वीडियो को पूरा भी आप देखोगे, 1 घंटे की ये वीडियो बनेगी लगभग। और अब जब आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होगे तो इस वीडियो को देखते देखते ही आपको आधा क्वेश्चन बनने लगेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लगभग आप पेडागोजी में, खासकर मैथमेटिक्स से पेडागोजी सेक्शन में, आप 15 में से 14 क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर ले जाएंगे। 13 से 14 के बीच में आप बहुत ही सही और सटीक तरीके से आप पेडागोजी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कोई आपसे बोले कि दोस्तों आप 15 में से 15 पूरा आप सही कर सकते हो, तो दोस्तों ये हवाई बातें करने वाली बातें होती हैं। 2 दिन में कभी भी आप 15 में से 15 नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, इस वीडियो में देखने के बाद अब कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो आप एकदम सटीक कर ही ले जाओगे। मैं आपको एक नमूना दिखा दूं आपको स्टार्टिंग का। तो आप देख रहे हो ये पूरी स्लाइड्स बनी हुई है। ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमने नोट्स बनाया है। ये देखिए, सारे नोट्स से आपको एकदम यहां पे स्नैप सारे इकट्ठा किए गए हैं। तो दोस्तों, मतलब कि आप समझिए कि अगर मैं इसका पीपीटी बनाना शुरू करता तो शायद 2 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाया है। बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है, बहुत ही रामबाण नोट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बस आप सुनते जाइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स को बनाया गया। आप केवल सुनेंगे, आपके दिमाग में सारी चीजें घुलती चली जाएगी। आप बड़े ही आसानी से पेडागोजी के सेक्शंस को आप कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे यह कहना चाहूंगा कि भाई सेशन को लाइक जरूर करना। बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में और बहुत ही मेहनत साथ आपके लिए ये नोट्स तैयार की गई है। इस नोट्स को पाने के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा। इस सेशन को 2 दिन का सेशन है। आपके जितने भी दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, सभी तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मैथ्स पेडागोजी की। तो मैथ्स पेडागोजी पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, या मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैथ्स होती क्या चीज है। तो दोस्तों, मैथ्स क्या है? एक गणनाओं का विज्ञान है। मैथ्स क्या है दोस्तों? गणनाओं का विज्ञान है। मैथमेटिक्स द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। इसके अलावा दोस्तों जो गणित है आपकी, ये संख्या स्थान का विज्ञान है। और गणित दोस्तों मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान है। इसके अलावा दोस्तों गणित दोस्तों तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान है। और गणित विज्ञान का अमूर्त रूप हुआ करता है दोस्तों। ये गणित हुआ करती है दोस्तों। अगर इसके लिए लॉक ने भी एक कथन कहा था जो कई बार सीटेट में पूछा गया है, खासकर आपके टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो लॉक ने दोस्तों इसके बारे में कहा था कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित किया करते हैं। ठीक है। तो अब अगला सवाल हमारे सामने यह उठता है कि भाई गणित की प्रकृति क्या है, गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों गणित की प्रकृति सरल और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। और दोस्तों गणित अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है, क्योंकि गणित क्या है? एक भाषा है, ना कि एक विषय है। क्या है? गणित एक अपने आप में भाषा है। और दोस्तों गणित के कुछ अंग हुआ करते हैं। उन अंगों को अगर हम जाने तो सबसे पहले गणित में हम लोग पद आता है, फिर प्रत्यय आता है, उसके बाद सूत्र आता है, फिर सिद्धांत आता है, उसके बाद आता है आपका चिन्ह। यानी कि पहले टर्म आएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट आएगा, फिर फॉर्मूला आएगा, फिर प्रिंसिपल आएगा और फिर साइन आता है, यानी कि चिन्ह आया करता है। इसको इस तरीके से याद कर लो, TCF PS के नाम से। T मतलब टर्म, C मतलब कॉन्सेप्ट, F माने फॉर्मूला यानी कि सूत्र, P माने सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, और S मतलब साइन यानी कि चिन्ह। इसके अलावा दोस्तों गणित की प्रकृति जो होती है दोस्तों, ये यथार्थ हुआ करती है, यानी कि एग्जैक्ट हुआ करती है, क्रमबद्ध
तरीके से होती है, यानी सीक्वेंस में हुआ करती है और अत्यधिक स्पष्ट हुआ करती है। और दोस्तों गणित की प्रकृति तार्किक तो होती है, मतलब कि जिसका आधार हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन हुआ करती है। मतलब कि मैथमेटिक्स कैसी है, लॉजिकल है। और लॉजिकल किससे होता है, लॉजिक हम कोई भी लॉजिक अपने सेंस ऑर्गन से लगाया करते हैं, इसीलिए मैथ्स का आधार क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन हुआ करती है। अब गणित शिक्षण की अगर हम बात करें तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं गणित शिक्षण, एक सवाल ये उठता है। तो दोस्तों इसके लिए एनसीएफ में भी उल्लेख किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र एवं छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना, मतलब कि अमूर्त विचारों का मूर्त रूप में बदल देना। ठीक है, कैसे अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में बदल देना। अमूर्त विचार का मतलब यह होता है कि ऐसे विचार जो हम केवल सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो अमूर्त विचारों को मूर्त विचारों में बदलना। ठीक है ना, उसके अलावा जो प्राथमिक है, प्राथमिक स्तर पे कह सकते हो या फिर आप कह लो संकीर्ण स्तर पर, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मापतौल की इकाइयां, संख्या संबंधी कौशल और गणितीय संक्रिया का विकास है। इसके अलावा प्राथमिक के बाद फिर माध्यमिक और उच्च स्तर पर दोस्तों गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य परिकलन और गणना में दक्षता प्राप्त करना होता है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आप एक शिक्षक के तौर पे आप गणित को कैसे पढ़ाओगे। ठीक है ना, आप एक शिक्षक की तरह वहां पे आपको सोचना होगा एग्जाम में। तो दोस्तों गणित कैसे पढ़ाया जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अध्यापक जिस विधियों से होकर गुजरता है उसे गणित शिक्षण की विधियां कहा करते हैं। और ये विधियां कुल दोस्तों कितनी है, 8 है। और ये आप लाइन देख पा रहे हो। हम पहले इन विधियों के नाम को जानेंगे, फिर इन विधियों के बारे में सब कुछ डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो पहली विधि हुआ करती है दोस्तों हमारी आगमन विधि, फिर निगमन विधि होती है, फिर व्याख्यान विधि हुआ करती है, फिर विश्लेषण विधि होती है, संश्लेषण विधि आती है, उसके बाद प्रयोगशाला विधि आती है, फिर ह्यूरिस्टिक यानी कि अनुसंधान विधि आया करती है, और अंत में सबसे क्या होती है, समस्या समाधान विधि आया करती है। अब आइए इन सभी विधियों के बारे में डिटेल वाइज जानते हैं। तो पहला हमारा आता है आगमन विधि, यानी कि इसको हम इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोला करते हैं। तो दोस्तों ये आगमन विधि में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जाया करते हैं। मतलब कि आगमन, आगमन मतलब आगे, आप इस तरीके से याद करो, आगमन, आगमन का मतलब आगे। तो आगे हम क्या देंगे, उदाहरण देंगे। मतलब कि बालकों को जैसे आप जोड़ सिखाना है तो बालकों से आप क्या कहते हो कि बाल बच्चों आपके पास मान लीजिए 5 कंचे थे, 5 गोलियां थी, आपके पास 2 गोलियां और आ गई तो कितना हो गया। तो बच्चे सारे एक सुर में बोलेंगे सर 7 हो गया। फिर आप एक सवाल पूछोगे बच्चों आपके पास 1 रुपए मम्मी ने दिया और 1 रुपए पापा ने दिया, तब आपके पास अब कितने रुपए हो गए। तो सारे बच्चे मिलके बोलेंगे 2। मतलब क्या करते हैं इसमें कि पहले एक शिक्षक बालकों को इसमें गणित पढ़ाने, आगमन विधि में पहले कुछ पढ़ाने के पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद फिर उसका सामान्य नियम बताया करता है। मतलब कि इस आगमन विधि में विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर चला करते हैं, यानी विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला करते हैं। इसको याद करने का एक तरीका इस तरीके से रख लो कि भाई आगमन, आगमन का मतलब आग, आग माने आगे, आगे, आगे हम लोग क्या देते हैं, आगे हम लोग उदाहरण देंगे, फिर नियम बताते हैं। ये होता है आगमन विधि। और दोस्तों आगमन विधि के क्या 4 सोपान हुआ करते हैं, 4 स्टेप हुआ करते हैं। पहला स्टेप होता है विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा स्टेप होता है सामान्यीकरण या फिर सूत्रीकरण, और चौथा स्टेप हुआ करता है दोस्तों परीक्षण एवं सत्यापन। ठीक है ना, मतलब कि विशेष उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि प्रथम सोपान में अध्यापक बालकों के समक्ष एक ही प्रकार के कई विशेष उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। क्या करेगा, अध्यापक पहले बालक के सामने एक ही प्रकार के कई तरीके के एग्जाम्पल देता जाएगा और बालकों की सहायता से क्या करेगा, उसका आंसर, उसका हल ज्ञात करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है निरीक्षण किया करता है अध्यापक। मतलब कि हल ज्ञात करने के बाद अध्यापक और बालक दोनों मिलकर उसका निरीक्षण करते हैं और सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचने की चेष्टा किया करते हैं। फिर थर्ड स्टेप पे आते हैं वो लोग सामान्यीकरण यानी कि सूत्रीकरण पे आया करते हैं, यानी कि निरीक्षण करने के बाद अध्यापक और बालक दोनों तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए सामान्य नियम तक पहुंच जाया करते हैं। और अंत में आता है यानी कि चौथा स्टेप आता है परीक्षण या फिर सत्यापन। तो मतलब इसमें क्या करता है, अब इसमें बालक उसी प्रकार की क्या करता है, अन्य समस्यात्मक प्रश्नों को, मतलब कि अध्यापक क्या करेगा, पहले उदाहरण दिया, तमाम चीजें समझा दिया सवालों को, अब अध्यापक क्या करेगा, बालकों को उसी प्रकार के तमाम और सवाल दे देगा। तो बालक उस समस्यात्मक, उसी प्रकार के समस्यात्मक प्रश्नों को हल करते
करता है और हल करके अपने उत्तर की सत्यता का परीक्षण किया करता है। इसी को बोलते हैं परीक्षण या फिर सत्यापन, जो चौथा स्टेप हुआ करता है जिसको सिर्फ स्टूडेंट किया करता है, ठीक है ना। बाकी के 3 चरण कौन करता है? स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर किया करते हैं। अब दोस्तों ये जो विधि हम लोग पढ़ रहे हैं आगमन विधि, आगमन विधि के क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं वो जानते हैं, और इसके बाद हम जानेंगे आगमन विधि के क्या डीमेरिट्स है, क्या नुकसान है या क्या हानि है वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहला फायदा जानते हैं आगमन विधि का। तो आगमन विधि का पहला फायदा ये होता है कि ये गणित शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि हुआ करती है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित हुआ करता है। लेकिन ये क्या होता है, छोटी कक्षाओं के शिक्षण में या गणित शिक्षण का सर्वोत्तम विधि हुआ करता है। यानी कि जब आप प्राइमरी लेवल में पढ़ा रहे होते हो तो प्राइमरी लेवल में ये जो तरीका है आगमन विधि का, ये बहुत ही सटीक और बेहतरीन तरीका हुआ करता है। और तीसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट होता है और बालकों में स्थायी ज्ञान हुआ करता है। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है? तो डीमेरिट्स दोस्तों इसमें क्या होता है कि अध्यापक का समय और परिश्रम दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये विधि उपयोगी नहीं है। इसमें अधिक परिश्रम लगता है और अधिक समय भी लगा करता है। और बड़ी कक्षाओं में दोस्तों ये विधि इतनी उपयोगी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इस विधि के माध्यम से अगर अध्यापक पढ़ाना शुरू करेगा तो बड़ी कक्षाओं का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है? बहुत ही अब्रॉड होता है, बहुत ही विस्तृत होता है और समय सीमा निर्धारित हुआ करती है। इसलिए वो निर्धारित समय में कोर्स को या सिलेबस को अध्यापक पूरा नहीं करवा सकता है। यही इसके डीमेरिट्स है। फिर हमारा दूसरी विधि आती है निगमन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। तो इस विधि को दूसरा नाम भी दोस्तों याद रख लो, स्मृति केंद्रित विधि बोला करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इस निगमन विधि कई बार सीटेट में निगमन विधि ना लिख करके लिख जाता है स्मृति केंद्रित विधि, ठीक है ना। हिंदी में देखिए दोस्तों नाम परिवर्तित हो सकता है, हिंदी में बड़े कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए इंग्लिश में नाम जरूर याद कर लीजिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। और आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड। तो निगमन विधि क्या होती है दोस्तों? तो निगमन विधि मतलब क्या? निगम, निगम मतलब नियम, ऐसे आप याद करो। मतलब कि ये कोई तरीका नहीं है, बस मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिस तरीके से मैंने याद किया। क्या शुरू हो रहा है? निगम, ठीक है ना। निगम से आप क्या बना? आपका निगम से आपका बना क्या? नियम। तो दोस्तों इसमें क्या करता है अध्यापक? पहले नियम बताएगा फिर उदाहरण बताएगा। समझिएगा दोस्तों, आगमन में आगे उदाहरण और निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। इस तरीके से आप याद करो, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद रहेगा ये चीजें, ठीक है। तो निगमन विधि में अध्यापक क्या करेगा? पहले नियम बताएगा फिर उदाहरण की ओर जाता है, मतलब कि सामान्य से विशेष की ओर जाया करता है। लेकिन वही आगमन में क्या था दोस्तों? विशेष से सामान्य की ओर जा रहे थे, लेकिन ये क्या होता है? इसका ठीक उल्टा हुआ करता है। और दोस्तों इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर हम लोग जाया करते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, निगमन विधि के लिए एक चीज और है दोस्तों, ये आगमन विधि का उल्टा तो है, लेकिन आगमन विधि की या क्या विरोधी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विरोधी नहीं है, केवल उल्टी है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब यह विधि आगमन विधि की ठीक विपरीत होती है लेकिन विरोधी नहीं हुआ करती है। और दोस्तों इस क्या होती है? निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग दोस्तों खासकर हम लोग बीजगणित और त्रिकोणमिति, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसका? निगमन विधि का प्रयोग कहां सबसे ज्यादा होता है? तो निगमन विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा बीजगणित और त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। और इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समय कम हो और पाठ्यक्रम ज्यादा हुआ करता है। अब दोस्तों इस निगमन विधि के क्या फायदे हैं ये वो भी हम लोग जान लेते हैं, मेरिट्स क्या है। तो दोस्तों निगमन विधि का प्रयोग से गणित का कार्य अत्यंत सरल और सुविधाजनक हो जाया करता है। और दोस्तों इस विधि में अध्यापक और बालक दोनों को ही कम परिश्रम करना पड़ता है। और इस विधि का प्रयोग दोस्तों हम लोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है? तो डिमेरिट्स में अगर हम लोग जाएं दोस्तों तो इस विधि का मतलब ये विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत हुआ करती है, क्योंकि दोस्तों ये कहां जाती है? ये रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया करती है। मतलब इसमें क्या करता है अध्यापक? पहले सूत्र बताता है, यानी कि बालकों को सूत्र याद करना पड़ता है, बालकों को नियम याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो दोस्तों ये क्या करता है? ये रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया करता है निगमन विधि, जो कि गणित शिक्षण के अनुकूल नहीं हुआ करती है। और इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है? हमेशा अस्पष्ट होता है और अस्थायी हुआ करता है। जैसे आपका आपका निष्कर्ष निकला सवाल हल करने के बाद 4a² = d1² + d2²। तो दोस्तों ये जो ज्ञान है ये ज्ञान अस्पष्ट है और अस्थायी हुआ करता है। और इस विधि में बालक यंत्रवत कार्य
कार्य किया करता है, मतलब कि बालकों को इसमें यंत्र की आवश्यकता हुआ करती है, लाइक गोला प्रकार की आवश्यकता होती है, स्केल की आवश्यकता हुआ करती है, तमाम चीज़ों की आवश्यकता हुआ करती है। और ये पता नहीं होता है कि दोस्तों ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब जो बालक यंत्र का प्रयोग कर रहा है ना, उसे पता नहीं होता इन यंत्रों का प्रयोग क्यों कर रहा होता है। देन हमारी नेक्स्ट विधि आया करती है दोस्तों व्याख्यायन विधि, जिसको हम लोग लेक्चर मेथड बोला करते हैं, और इसी को ही दोस्तों हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड भी बोला करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चॉक एंड टॉक मेथड किसको बोलते हैं, तो चॉक एंड टॉक मेथड लेक्चर मेथड को बोलते हैं, हिंदी में व्याख्यायन विधि को बोला करते हैं। और इस व्याख्यायन विधि में मेथड में दोस्तों जो केंद्र बिंदु होता है वो हमेशा अध्यापक हुआ करता है, मतलब इसमें एक्टिव तरीके से कौन काम कर रहा होता है, तो एक्टिव तरीके से दोस्तों अध्यापक काम कर रहा होता है। और जो यहां पे बालक यानी कि स्टूडेंट हुआ करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये पैसिव लर्नर का काम किया करते हैं, यानी कि शांत श्रोता के रूप में काम किया करते हैं। मतलब कि इसमें क्या करता है कि अध्यापक होता है, और अध्यापक जो क्या करता है विचारों का प्रवाह किया करता है, और इसमें जो विचारों का प्रवाह होता है दोस्तों ये एक ही ओर हुआ करता है। एक ओर का मतलब क्या होता है कि टीचर से स्टूडेंट की ओर ही जा रहा होता है, मतलब यहां पे टीचर होता है जो बीच में खड़े होकर क्या कर रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है, चारों तरफ स्टूडेंट हुआ करते हैं और स्टूडेंट तक ही जाया करता है ये विचार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिएगा दोस्तों। ये जो शिक्षण हुआ करती है, शिक्षण की ये जो विधि है ये अध्यापक केंद्रित हुआ करती है, और इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक क्या करता है, अपने विचारों का शाब्दिक चिन्ह कक्षा में प्रस्तुत किया करता है, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कोई बोर्ड पर नोट भी करता है। मतलब कि जिस तरह से इस विधि को हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड बोला करते हैं, क्योंकि जब अध्यापक कोई भी लेक्चर दे रहा होता है तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टर्म्स हुआ करते हैं, टीचर उसको क्या करता है श्याम पट पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते चला जाता है, इसी वजह से इसको चॉक एंड टॉक मेथड बोला करते हैं। और गणित शिक्षण में दोस्तों इस विधि का प्रयोग संपूर्ण रूप से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे इस विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस विधि का प्रयोग कहां कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब कोई भी नया पाठ हम लोग शुरू करने जा रहे हो। तो कोई भी पाठ जब नया शुरू करने जा रहा होता है अध्यापक, तो पहले उस पाठ की रूपरेखा प्रस्तावना क्या करता है, बच्चों को मौखिक रूप से लेक्चर के रूप में समझाया करता है। या फिर जब कोई अध्यापक किसी पाठ को पढ़ा लिया होता है तो उस पाठ की जो समरी होती है या फिर पुनर्विलोकन कह सकते हो या संक्षेपीकरण में समझाने के लिए लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया करता है। या फिर किसी गणितज्ञ के जीवन के बारे में बताने के लिए शिक्षक क्या करता है, इस लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकता है। या फिर कोई भी प्रमेय है, थ्योरम है, उस थ्योरम की उत्पत्ति कैसी हुई या फिर उसकी रचना कैसी हुई या उसकी पहले की भूमिका क्या थी, उसके बारे में जब समझा रहा होता है तो अब टीचर क्या करता है, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया करता है। और इस लेक्चर मेथड का यानी कि चॉक एंड टॉक मेथड के क्या गुण है तो वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे अच्छे गुण ये होता है कि ये अधिक संख्या की कक्षा के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी हुआ करती है, और परिश्रम और व्यय की दृष्टि से ये विधि क्या हो, काफी ज्यादा उपयोगी हुआ करती है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये होती है कि अध्यापक के लिए ये जो विधि होती है ये सुविधाजनक होती है, क्योंकि इस विधि में उसे बालकों को व्यक्तिगत सहायता नहीं देनी पड़ती है। और इस विधि के क्या दोष है वो भी जान लेते हैं। तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष तो यही है कि यह विधि अधिगम सिद्धांत के विपरीत हुआ करती है, क्योंकि यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि हुआ करती है, जबकि शिक्षण कैसा होना चाहिए, शिक्षक बाल केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन यह विधि कैसी है, यह अध्यापक केंद्रित विधि हुआ करती है। और इस विधि के शिक्षण में बालक क्या होता है, निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब यह होता है कि बालक जब सुन रहा होता है टीचर के लेक्चर को, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए उस लेक्चर से हट जाए, और लेक्चर से हट जाएगा तो हो सकता है बालक क्या करे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ जाए या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान उसका ना जा पाए। और इस विधि में दूर से ज्ञान की बुद्धि यानी कि स्पून फीडिंग पिलाई जाती है, ठीक है ना, जो कि गणित शिक्षण के लिए उचित नहीं हुआ करती है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट विधि आया करती है, इसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिक विधि बोला करते हैं। यानी कि विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। कैसे, अलग अलग भागों में तोड़ना। और उस विधि से शिक्षण करते समय दोस्तों अध्यापक जो अज्ञात सिद्ध करना होता है उसे वहां से चलकर उसके विभिन्न भागों का विच्छेदन करते हुए ज्ञात तथ्यों तक पहुंचा करता है। मतलब ये दोस्तों कि इस शिक्षण के इस विधि में हम क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर चला करते हैं। कहां कहां चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्य की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर चला करते हैं दोस्तों।
इस विधि का प्रयोग दोस्तों बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में होता है और ज्यामिति और रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने में यह सबसे अधिक सहायक हुआ करती है, खासकर कौन सी, विश्लेषण विधि। और एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि विश्लेषण विधि सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त है, तो दोस्तों ज्यामिति और रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए यह विधि सबसे अधिक, यह सबसे उपयुक्त सहायक हुआ करती है। जैसे कि एक उदाहरण यहां पे आपको दिया गया है कि गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहां पे एक प्रश्न दे दिया गया कि a बटे बी बराबर c बटे d है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ac प्लस 4b स्क्वायर अपॉन bc बराबर c स्क्वायर प्लस 4bd अपॉन cd। मतलब यहां पे क्या निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों, निष्कर्ष हमको यहां पे पहले से ही ज्ञात है दोस्तों, निष्कर्ष हमें पहले से ही ज्ञात है, बस हम इसका क्या करते हैं, खंड खंड करके इसके तथ्यों को हम लोग ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं इन प्रश्नों में। तो यही क्या है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण है इस विधि का। अच्छा, इस विधि का एक गुण भी है, वो गुण क्या है दोस्तों कि ये गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि हुआ करती है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्पष्ट हुआ करता है। और इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क करने की शक्ति भी दोस्तों विकसित हो जाया करती है। ठीक है ना, ये विश्लेषण विधि के कुछ गुण हैं। और ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसी प्रमेय की उत्पत्ति या निर्मेय की रचना में यह विधि क्या होती है, अत्यधिक सहायक हुआ करती है। अब इसी विधि के क्या दोष हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो इस विधि के दोष को अगर हम लोग ध्यान में दें तो दोस्तों इस विधि में समय और परिश्रम की अधिक लगा करता है। और इस विधि का प्रयोग दोस्तों तभी संभव हो सकता है जब हमें अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्यों दोनों की जानकारी हो। किसका, अज्ञात निष्कर्ष और ज्ञात तथ्यों दोनों की जानकारी हो। यही इस मेथड का सबसे बड़ा डिमेरिट है। देन हमारी नेक्स्ट विधि आया करती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैबोरेटरी मेथड बोला करते हैं। दोस्तों विज्ञान शिक्षण की ही तरह दोस्तों गणित शिक्षण भी अधिक रुचिकर बनाने के लिए, क्या, विज्ञान शिक्षण की तरह ही गणित के शिक्षण को भी अत्यधिक रुचिकर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया करते हैं। दोस्तों ये जो शिक्षण की ये जो विधि है इसको हम लोग करके सीख रहे हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित हुआ करती है। और इस विधि का प्रयोग दोस्तों छोटी कक्षाओं के शिक्षण में खासकर जो ज्यामिति वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यहां पे क्या दे दिया जाए कि एक आपका पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहां पे दे दिया है कि आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हुआ करता है। तो दोस्तों इस चीज को समझाने के लिए क्या होता है कि अध्यापक बालकों को लकड़ी का एक मॉडल तैयार करने के लिए कहेगा। तो बालक क्या करेंगे दोस्तों, बालक हर भुजा का क्या करेंगे, एक वर्ग बनाने के लिए कहेगा कि भाई जितने भी भुजा है सबका क्या करो, एक वर्ग आप लोग बनाओ। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बालक क्या करेगा, वर्ग बनाएगा, सबको एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे बांट देगा। और देखिए सबका ये स्क्वायर बनाता जाएगा कि ये स्क्वायर बन गया तो ये 4 हो गया, ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, 4 चौक 16 हो जाया करता है दोस्तों। ठीक है ना, वहीं पे आप देख रहे हो ये 3 3 3 3 का सारा हो जाता है, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया 3 का स्क्वायर। और ये दोस्तों 5 का हुआ तो 5 5 का कर दिया तो 25 हो गया। तो ये देखिए तीनों तथ्य यहाँ पे हमारे ज्ञात हो जाया करते हैं। ये क्या होता है, ये एक उदाहरण है आपके प्रयोगशाला विधि के। ठीक है, मतलब कि लेकिन इसमें एक चीज आप जानने लायक चीजें हैं कि गणित का जो संपूर्ण रूप है दोस्तों वो कभी भी व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि से संभव नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रयोगशाला विधि के गुण को भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इस विधि का प्रयोग से इस विधि के प्रयोग से ज्ञान प्राप्त करना या फिर उत्तर प्राप्त करना अधिक स्पष्ट और अधिक स्थायी हुआ करता है। और दोस्तों इस विधि के प्रयोग में बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों का प्रयोग भली भांति करना सीख जाया करता है। और इस विधि के प्रयोग में बालक अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण, निरीक्षण, अनुभव और गणना के द्वारा निष्कर्ष निकाला करता है। मतलब कि इस विधि से वह जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ज्ञान स्थायी रहेगा। और इस विधि के प्रयोग से गणित को एक अधिक सरल और रुचिकर विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इस विधि के दोष भी हैं। वो दोष क्या है दोस्तों कि अत्यधिक ये विधि जो होती है दोस्तों अत्यधिक खर्चीली होने के कारण इस विधि का प्रयोग सभी विद्यालयों में नहीं किया जा सकता है। और इस विधि में दोस्तों समय और परिश्रम दोनों ही बहुत ही अधिक लगा करता है। केवल कम संख्या के कक्षा में ही इस विधि का दोस्तों प्रयोग संभव हो सकता है। और इस विधि के प्रयोग से दोस्तों सभी समस्यात्मक प्रश्नों का हल नहीं निकाला जा सकता, मतलब हर तरीके के प्रश्न का आंसर हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधि में बालक सक्रिय होकर कार्य करता है और अध्यापक दिशा निर्देश
निर्देश देते हैं। तो दोस्तों यही प्रयोगशाला विधि में ही दोस्तों बालक सक्रिय होकर कार्य करता है और अध्यापक दिशा निर्देश दिया करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है अनुसंधान विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ करता है, जिसको हम लोग खोज और अन्वेषण का विधि भी बोला करते हैं। ये जो दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड है दोस्तों, ये एक ग्रीक भाषा के एक शब्द थे, इसको थे ह्यूरिस्को, है ना, वहां से विधि उठाया गया, जिसका मतलब होता है आई फाउंड आउट, आई फाउंड आउट। और दोस्तों इस अनुसंधान विधि के जो जनक है वो किसको मानते हैं? प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग को माना करते हैं। मतलब कि जो अनुसंधान है ये अनुसंधान शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आई फाउंड आउट। और इस विधि के जनक कौन है दोस्तों? तो प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है, यानी कि है ना हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है। और इस विधि का प्रयोग केवल बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में ही दोस्तों संभव हो सकता है। और दोस्तों शिक्षण के इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को खोजी बनाना होता है, और इसी के लिए प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग कहते हैं कि शिक्षण के इस विधि में हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता और खोजी के रूप में देखा करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अनुसंधान विधि का गणित में प्रयोग किस प्रकार किया करते हैं? मतलब कि इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला बनाया करता है। क्या? अध्यापक प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला बनाया करता है जिसका उत्तर देते देते बालक खुद ही निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया करते हैं। जैसे अध्यापक ने बोला कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 है, तो अध्यापक क्या करेगा? समझाने के लिए प्रश्न पूछेगा कि बच्चों बचाओ कि 5 में से 5 गया तो कितना उत्तर आएगा? तो बालक बताएंगे 1। फिर अध्यापक पूछेगा दोस्तों कि बच्चों a में से a गया तो कितना आएगा? तो बच्चे बताएंगे 1। वैसे ही फिर अध्यापक पूछेगा बच्चों a की पावर m में से a की पावर m गया, भाग देंगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों बालक बताएंगे 1 आएगा। मतलब कि इसमें बालक क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? बालक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो भागफल सदैव क्या आएगा? 1 आया करता है। तो मतलब ये जो विधि थी दोस्तों, इस विधि में क्या हुआ कि शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्नों की ऐसी श्रृंखला बनाया कि बालक उत्तर देते देते खुद ही निष्कर्ष निकाल दिया करते हैं। इस विधि के क्या गुण हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के? तो दोस्तों शिक्षण की यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित हुआ करता है, और इस विधि द्वारा बालकों में मनोवैज्ञानिक ढंग से तर्क करने की आदतों का भी विकास हुआ करता है। लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या दोस्त है वो जान लेते हैं। तो इस मेथड में दोस्तों समय और परिश्रम की दृष्टि से यह विधि अधिक खर्चीली हुआ करती है, और सभी अध्यापक इस विधि का प्रयोग सुचारू रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। देन हमारी नेक्स्ट विधि आती है समस्या समाधान विधि। इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोला करते हैं। मतलब कि शिक्षण की इस विधि अनुसंधान विधि की तरह ही हुआ करती है, जो काम करो और सीखो के सिद्धांत पे क्या होती है? आधारित हुआ करती है। और शिक्षण के इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को स्वाध्यायी बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्वाध्यायी बनाना होता है। और इस विधि का प्रयोग नियमित कक्षा के लिए कभी नहीं हो सकता है। इसी के लिए ही दोस्तों इस समस्या समाधान विधि के लिए ही दोस्तों वुड ने कहा है कि समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका हल ज्ञात करना बालक के लिए संभव हो सकता है, या फिर जिसका हल ज्ञात करना बालक के लिए होता है। और इसके लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया है? समस्या समाधान विधि के लिए उन्होंने 4 चरण के बारे में बताया। 4 चरण में पहला चरण आता है समस्या का चयन करना, दूसरा वो आता है हमारा समस्या से चयन का कारण पता करना, और समस्या को पूर्ण रूप से पूर्ण करना, और चौथा आता है चरण हमारा समस्या को हल करना। इन चारों चरणों के बारे में आइए समझते हैं। तो जो हमारा पहला चरण, मतलब कि ये जो 4 चरण थे, इन 4 चरणों के बारे में बताया, ठीक है ना। अब ये समस्या समाधान विधि के क्या गुण है उनको समझते हैं। तो समस्या समाधान के गुण की अगर बात करें तो इस विधि में के शिक्षण से बालकों में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, और इस विधि के द्वारा बालक वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों की समझना सीख जाता है। क्या करता है? वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को समझना सीख जाता है। और इस विधि के क्या दोष है? तो दोस्तों जरूरी ये नहीं कि बालकों के द्वारा निकाले गए जो परिणाम हो वो परिलक्षित तथ्यों पर आधारित हो, यानी कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। और दोस्तों इस विधि में बालक अधिकांशतः अपने उत्तर को लेकर हमेशा संदेह में रहता है, वो कंफर्म नहीं हो पाता है कि उसने जो उत्तर दिया है वो सही है या फिर गलत है। यहां पे दोस्तों आपका पहला पार्ट समाप्त होता है। अब शुरू होता है गणित शिक्षण के यानी पेडागोजी का दूसरा पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। तो दोस्तों बात करें अगर निदानात्मक शिक्षण की यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात करें, तो दोस्तों ये जो डायग्नोस शब्द है
ठीक है ना दोस्तों। ये जो डायग्नोस शब्द है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खासकर हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया करते हैं, यानी कि मेडिकल के फील्ड में किया करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कमियों का पता लगाना। जिस प्रकार एक डॉक्टर किसी रोगी के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करता है, मतलब कि एक रोगी के अंदर क्या कमी हुई है उसका पता लगाता है, पता लगा करके उसको दूर करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक अध्यापक भी क्या करता है कि विद्यार्थियों के द्वारा गणित में की गई गलतियों का पता लगाता है और उसे पता लगा करके, है ना, निदानात्मक परीक्षण देने की कोशिश किया करता है, मतलब पता लगा करके उसे उपचार देने की कोशिश किया करता है। और इसी को हम क्या बोला करते हैं दोस्तों, निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक परीक्षण बोला करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है इसकी शुरुआत दोस्तों निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा हुआ करता है। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि किसी विषय में छात्र ने कितना सीखा है और छात्रों के सीखने की उपलब्धि को हम लोग निष्पत्ति उपलब्धि बोला करते हैं। और इसी के आधार पर दोस्तों छात्रों को हम लोग सफल या असफल घोषित किया करते हैं और सफल छात्रों को हम लोग अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया करते हैं और अगली कक्षा में पदोन्नति दे दी जाती है। जबकि असफल छात्र या फिर कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की क्या करते हैं, कमियों को पता लगाते हैं और पता लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षण बोला करते हैं। मतलब कि जो निष्पत्ति परीक्षण हुआ करता है इसको कैसे करते हैं कि जो निष्पत्ति उपलब्धि हुआ करता है, बालकों का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के आधार पर जो सफल बच्चे होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, जो बच्चा फर्स्ट आया है, जो सेकंड आया है, जो थर्ड आया है। और जो बच्चे असफल हो जाते हैं या कम अंक प्राप्त किए होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि असफलता के कारणों का हम लोग पता लगाने की कोशिश किया करते हैं और यही कोशिश करना ही क्या करता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाया करता है। अब दोस्तों एक प्रश्न यहां पे बना करता है कि निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, पिछड़े छात्रों के लिए, मंद बुद्धि के छात्रों के लिए, अच्छे उपलब्धि वाले छात्रों के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो दोस्तों जो निदानात्मक परीक्षण होता है ये सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी हुआ करता है, चाहे वो बालक पिछड़े छात्रों के लिए हो, चाहे मंद बुद्धि का बालक हो, चाहे अच्छे उपलब्धि वाले छात्र हो, इन सभी के लिए क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण की जरूरत हुआ करती है, यानी समावेशी बालकों के लिए ये उपयोगी हुआ करती है। अब बात करें जो निदानात्मक में जो हम लोग निदान करते हैं, निदान के क्या कार्य हुआ करते हैं, तो निदान के कार्य जो होते हैं दोस्तों ये 4 चरणों में होता है, जिनमें से पहला चरण होता है आपका वर्गीकरण। और ये दोस्तों निदान के कार्य का पहला चरण हुआ करता है। इसमें छात्र के द्वारा गणित में की गई जो गलतियां होती हैं उनकी गलतियों के आधार पे उनको हम लोग सजातीय समूहों में बांट दिया करते हैं। ठीक है, कैसे, यानी कि होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया करते हैं। फिर दूसरा चरण आता है हमारा विशिष्ट योग्यता का मापन करना, मतलब कि जो सजातीय समूहों में बांटने के बाद यह जानने का दोस्तों प्रयास किया जाता है कि गलतियों का क्षेत्र क्या है, मतलब कि जो त्रुटि हुई है उसका कारण क्या है, उस गलती का मुख्य रीजन क्या है। फिर तीसरा स्टेप आता है हमारा निदान का कारण, यानी कि निदान का कारण मतलब कि यह निदान के कार्य सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण चरण हुआ करता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र की असफलता उसकी विशिष्ट योग्यता से किस प्रकार संबंध रखा करती है, मतलब उसकी जो विशिष्ट योग्यता है और बालक की जो सफलता है इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है। फिर अंत में आता है हमारा उपचार, मतलब कि यह निदान के कार्य का अंतिम चरण हुआ करता है और निदानात्मक परीक्षण के लिए या निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की त्रुटियों को पता लगाकर उसे दूर करने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, उपचारिक शिक्षण बोला करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक उदाहरण आप यहां पे दिया गया है कि भाई बच्चा गलती क्या कर रहा है, दशमलव भिन्न योग और अंतर में गलतियां कर रहा है। क्या कर रहा है कि दशमलव भिन्न और योग के अंतर में क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है। अंतर यानी कि घटाना, यानी कि निगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो पहले देखो आप क्या कर रहा है बालक गलतियां कि दशमलव में अगर देखें तो एक बालक क्या कर रहा है कि दशमलव संख्या का योग कुछ इस प्रकार ज्ञात करता है, मतलब कि लिखा हुआ है कि 217.93 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1.84 लिख रहा है बालक। मतलब बालक ने क्या किया कि दशमलव के जो स्थान है दशमलव के स्थान को क्या किया, उसने बदल दिया। और फिर जब उत्तर निकाला तो उत्तर में भी उसने क्या किया, दशमलव के स्थान को उसने क्या कर दिया, बदल दिया। तो मतलब वो कहां कर रहा है, दशमलव के स्थान को वो क्या कर रहा है, गलती क्या कर रहा है। तो ऐसे में बालक को हम किस प्रकार का उपचार देंगे, तो बालक को दोस्तों हम लोग ग्रिड पद्धति या फिर संख्या चार्ट के द्वारा बालक का हम लोग उपचार करेंगे और बालकों को दशमलव सिखाएंगे। मतलब कि इस तरीके से कि दशमलव संख्याओं को लिखने के लिए जो अवधारणा हुआ करती है ये इस चार्ट के माध्यम से हम लोग सिखाया करते हैं कि भाई दशमलव जो होता है वो हमेशा एक समान हुआ करता
करता है और फिर इधर की कैसे संख्या लिखी जाती है, इधर कैसे संख्या लिखी जाती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग सिखाने का प्रयास किया करते हैं। मतलब कि देखो, और एक प्रश्न और भी है दोस्तों कि तीसरी कक्षा के एक बालक को 1/10 और 1/100 मतलब में से कौन बड़ा है, यह बताने के लिए एक अध्यापक कौन सा औपचारिक शिक्षण का प्रयोग करेगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, डाइस ब्लॉक का या फिर 10x10 वाले ग्रिड का, मतलब कि ऐसे ऑप्शन को तुरंत, अच्छा देखिए, और या फिर संख्या चार्ट को देगा या फिर चौपड़ का देगा। तो दोस्तों ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक क्या करता है, संख्या चार्ट का इस्तेमाल किया करता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी डाइस ब्लॉक का वो क्या करेगा, इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि 10x10 का ग्रिड का इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों ऐसे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, 10x10 का इस्तेमाल करेगा या फिर 5x5 ग्रिड बॉक्स से इस्तेमाल करेगा या 1x1 ग्रिड बॉक्स से इस्तेमाल करेगा। जब भी ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो देखते ही गलत मार देना, ऐसे ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकते और चौपड़ तो दोस्तों कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। एक और है कि दशमलव संख्या में शून्य का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना होगा। मतलब कि क्वेश्चन है कि एक बालक क्या कर रहा है, 0.6000 को 0.60 से बड़ा बताता है, तो बालक गणित की किस संक्रिया से अपरिचित है। तो दोस्तों बालक क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया, तुलना करने से अपरिचित है, निरीक्षण की प्रक्रिया से वो अपरिचित है, या फिर स्थानीय मान से अपरिचित है, या फिर गणितीय संक्रियाओं से अपरिचित है। तो दोस्तों ऐसा बालक क्या है, स्थानीय मान से क्या है, अपरिचित है। किससे अपरिचित है, स्थानीय मान से अपरिचित है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बालक 0.6000 को 0.60 से बड़ा बताया करता है, स्थिति को दूर करने के लिए औपचारिक शिक्षण क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो औपचारिक शिक्षण का प्रयोग एक शिक्षक करेगा वो क्या होगा, वो होगा ग्रिड पद्धति या फिर संख्या चार्ट। यही ग्रिड पद्धति या संख्या चार्ट के द्वारा क्या करता है, दशमलव में स्थानीय मान की संकल्पना किया करता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भिन्न, क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका भिन्न में क्या किस प्रकार की बालक गलतियां करता है। तो बालक पहली गलती तो वो क्या करता है कि मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते समय गलती किया करता है। क्या मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते समय बालक क्या करेगा, गलतियां करेगा। मतलब क्या है कि एक बालक भिन्न को एक मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए कुछ इस प्रकार बदल देता है। सवाल दिया था 5 and 1/2, लेकिन बालक ने इसको साधारण भिन्न में किस प्रकार बदला, 6/2 उसने लिख दिया, जबकि क्या होनी चाहिए 2 पंचे 10 और 10 जमे 1 क्या हो जाएगा 11/2 होना चाहिए था। लेकिन बालक ने क्या लिखा, 5 1 6 जोड़ दिया, 6/2 लिख दिया। तो इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो औपचारिक शिक्षण का इस्तेमाल करते हैं वो कैसा है, उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, वृत्तीय किट का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वृत्तीय किट के द्वारा सदिश रूप से भिन्न की अवधारणा को समझाना चाहिए एक शिक्षक को बालकों को। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर हमारा नेक्स्ट है कि भाई भिन्नों को पूर्ण संख्या के रूप में जोड़ना। भिन्नों को पूर्ण संख्या के रूप में जोड़ते समय भी बालक गलतियां किया करते हैं। तो ऐसा किस प्रकार गलती होगा कि एक बालक भिन्नों के योग को कुछ इस प्रकार ज्ञात करता है। सवाल दिया था 1/2 प्लस 2/3 बराबर 3/5 बालक ने आंसर दे दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, 2 और 3 का लासा निकालना चाहिए था। जो आता लासा नीचे वाले से डिवाइड करते, जितने बार में जाता ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते, इस तरीके से बालक करना चाहिए था। तो दोस्तों बालक ने क्या किया, सीधे सीधे जोड़ दिया, सामने सामने 2 1 और 2 को जोड़ा 3 लिख दिया, और 2 3 को जोड़ा 5 लिख दिया। मतलब ऐसी स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में एक शिक्षक को बालकों को लासा की अवधारणा को समझाने की सहायता करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को बालक को लासा की अवधारणा समझाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। फिर बालक क्या करता है, कई बार योग में गलती कर दिया करता है, जोड़ने में गलती कर देता है, एडिशन में गलती कर दिया करता है। मतलब क्या करता है, बालक एक प्रश्न जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है 38 और 56 का योग कर रहा है, तो बालक ने क्या किया, सीधे 814 लिख दिया। मतलब उसने जो कैरी लेना था, जो हासिल लेना था, उसको इसने नहीं दिया, सीधे इसने क्या लिख दिया, 814 लिख दिया। तो इसके लिए अध्यापक क्या कौन सा औपचारिक शिक्षण का प्रयोग करेगा, तो अध्यापक क्या करेगा, अबेकस या फिर गिन तारा के द्वारा योग को सिखाने का प्रयास करेगा। एक अध्यापक क्या करेगा, शिक्षक बालक को अबेकस या गिन तारा के माध्यम से योग को सिखाने का प्रयास करेगा। तो यहां पे हमारा दूसरा पार्ट भी समाप्त होता है गणित का, और शुरू होता है यहां से हमारा क्या, तीसरा पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणित की भाषा। गणित की भाषा का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है और लगभग सीटेट में आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से जरूर बना करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो गणित की भाषा की बात करें तो दोस्तों गणित क्या है, गणित
एक स्वतः अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज हुआ करती है। गणित क्या है दोस्तों, अपने आप में खुद ही एक लैंग्वेज है जो विभिन्न चिन्हों को और नियमों से होकर चलती है। कहां चलती है, विभिन्न प्रकार के चिन्हों से और विभिन्न प्रकार के नियमों से होकर चला करती है। और गणित की भाषा दोस्तों सामान्य भाषा की तरह ही हुआ करती है। मतलब ये कि गणित को सीखने के लिए किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, और ना ही दोस्तों गणित सीखने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता होनी चाहिए। मतलब कि गणित को कोई भी सामान्य व्यक्ति आज बड़ी ही आसानी से सीख सकता है। लेकिन गणित के भाषा के अगर अंगों की बात करें, सीटेट में पूछा गया दोस्तों, इन अंगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, कि गणित के भाषा के जो अंग है उनका अगर हम सही क्रम देखें तो सही क्रम कैसे होता है, तो पहले आता है पद, फिर आता है प्रत्यय, फिर आता है सूत्र, फिर आता है सिद्धांत, फिर आता है चिन्ह। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले ही कि टीसीएफ पीएस याद कर लो। क्या याद कर लो, टीसीएफ पीएस याद कर लो। टी मतलब टर्म, सी मतलब कॉन्सेप्ट यानी प्रत्यय, एफ माने फॉर्मूला यानी कि सूत्र, पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, एस मतलब क्या हो जाएगा, साइन या फिर चिन्ह। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसके जो क्रम है उसको जरूर याद रखिएगा। ये सही क्रम आपको याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीसीएफ पीएस, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब बात करें कि मैथमेटिक्स के थिंकिंग की, यानी थिंकिंग में मैथमेटिक्स की बात करें, यानी गणित में सोच की बात करें, तो गणित में जो सोच होता है दोस्तों वो दो प्रकार के हुआ करते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका कहलाता है अभिसारी सोच कहलाता है, अभिसारी थिंकिंग कहलाता है, यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाया करती है। इस कन्वर्जेंट थिंकिंग को यानी अभिसारी चिंतन को दोस्तों हम लोग बंद अंत वाले प्रश्न में बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न बोला करते हैं, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला करते हैं। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ये ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं जिनके उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जा सके, ऐसे प्रश्नों को हम क्या बोलेंगे, बंद अंत वाले प्रश्न बोला करते हैं, या फिर अभिसारी प्रश्न बोला करते हैं, या फिर कन्वर्जेंट क्वेश्चन बोला करते हैं, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला करते हैं। ऐसे प्रश्नों में सोच को विकसित करने के अवसर कम मिला करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसमें हमारी सोच बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है। मतलब आप सीधे समझो कि 3 + 7 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका कोई और लॉजिक हो ही नहीं सकता, कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज इसमें याद कर लीजिएगा कि गणित की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो गणित की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुआ करती है। ध्यान रखिएगा, गणित की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 हुआ करती है। ठीक है ना दोस्तों। फिर तो हमारा दूसरा आता है, दूसरा जो थिंकिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला करते हैं, यानी कि मुक्त या फिर खुला अंत वाले प्रश्न बोला करते हैं, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं जिसके उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है, इसी को हम लोग खुला अंत वाले प्रश्न बोला करते हैं। और ऐसे प्रश्नों में दोस्तों, ऐसे प्रश्न कक्षा में बच्चों को उत्तेजित करते हैं कि वे महसूस करें कि एक ही समस्या के कई उत्तर हो सकते हैं, या एक ही प्रश्न के कई प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं। और गणित में डर चिंता का एक कारण इस प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि दोस्तों जो अधिकांश बच्चे हुआ करते हैं वो ये सोचते हैं कि गणित में किसी समस्या का उत्तर एक ही हुआ करता है, और गणित में कार्य केवल एक उत्तर प्राप्त करना ही नहीं होता। ध्यान रखिए, गणित का मेन कार्य केवल एक उत्तर ही प्राप्त करना नहीं हुआ करता है, बल्कि क्या होगा, बल्कि सही उत्तर प्राप्त करना हुआ करता है। और इस प्रकार के प्रश्नों से दोस्तों बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक दृष्टिकोण से विकास हुआ करता है, और वे किसी समस्या को व्यापक रूप से देख सकते हैं और उस समस्या का हल भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लो कि बालकों से यह कहें कि वो एक आयत का चित्र बनाए जिसका क्षेत्रफल क्या हो, 28 वर्ग मीटर हो, जिसकी भुजाएं क्या हो, धन पूर्णांक हो। तो दोस्तों धन पूर्णांक की बात किया जा रहा है, तो देखिए क्या बोला गया है कि आयत बनाना है, यानी कि रेक्टेंगल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल का हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सूत्र लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ करता है। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेड्थ होता है। और इसका एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों इसको बालक कई तरीके से लगा सकता है, कई इसके तरीके हो सकते हैं। बालक क्या कर दे, लंबाई 1 सेंटीमीटर ले ले, चौड़ाई 28 ले ले, तो भी मल्टीप्लाई करके देखो 28 × 1 कितना आएगा, 28 वर्ग मीटर आएगा कि नहीं आएगा इसका क्षेत्रफल। एक तरीका और भी हो सकता है कि बालक क्या करे, लंबाई 2 ले ले और चौड़ाई 14 ले ले, तो 14 दूनी 28, तब भी हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 28। और या फिर बालक तरीका और ले सकता है कि लंबाई 4 ले ले, चौड़ाई 7 ले ले,
ठीक है, तो भी 7 चौक 28 हो जाएगा, तो भी अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 वर्ग मीटर हो जाएगा। मतलब दोस्तों कि इस तरीके, मतलब इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बालक एक ही प्रश्न को कई तरीके से उत्तर ला सकता है या कई तरीके से उसको हल किया जा सकता है। मतलब इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल का मुख्यतः अंत क्या है, अंत वाला प्रश्न है। कैसा है, ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन है। कैसा है, ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है दोस्तों। और क्षेत्रफल की अवधारणा पूर्णांक संख्या से परिचित हो जाया करता है इसमें बालक, ठीक है ना। मतलब कि जब भी बालक इस प्रश्न को हल करेगा तो इस प्रश्न को हल करने में बालक संख्याओं के गुणनखंड, क्षेत्रफल की अवधारणा और पूर्णांक संख्या से भी परिचित हो जाया करता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। और नेक्स्ट आता है कक्षा कक्ष में गणित की भाषा। क्या है दोस्तों, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा मतलब कि कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए तथ्यों का सही क्रम रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हुआ करता है। और इस तथ्य को सही क्रम में रखने के लिए एक मशहूर लेखक जिनका नाम था पैमिला लेबैक, क्या नाम था, पैमिला लेबैक था। इन्होंने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में एल्प सीक्वेंस की बात की है। किसकी बात की है, एल्प सीक्वेंस यानी ELPS सीक्वेंस की बात की है। एल्प सीक्वेंस की उन्होंने व्याख्या किया है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है कि एल्प्स का में जो उन्होंने बताया है, एल्प्स इसका उन्होंने फुल फॉर्म क्या दिया है, एल्प्स का मतलब होता है एक्सपीरियंसेस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिर एल का उन्होंने दिया कि लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। तीसरा उन्होंने पी का दिया कि पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस एंड एज साइन दैट इंडिकेट द एक्सपीरियंस। मतलब कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस इन द मैथमेटिक्स, है ना। जो एल्प्स बताया करता है, जिसको किसने आपको किसने दिया है, जिसको दिया है पैमिला लेबैक ने दिया है। मतलब ये कि मतलब ई का मतलब उन्होंने क्या बताया, ई का मतलब उन्होंने बताया कि साकार वस्तु के साथ अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, साकार वस्तु के साथ अनुभव। एल का मतलब लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, मतलब कि भाषाई अनुभव। पी का मतलब चित्रों द्वारा अनुभव, मतलब पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। और एस का मतलब होता है चिन्हों द्वारा अनुभव यानी कि साइन दैट इंडिकेट द एक्सपीरियंसेस। इसी के लिए दोस्तों एक प्रश्न बना करता है सीटेट में आपके कि कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए, क्या कक्षा में गणित की भाषा को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन को हमें चुनना है, ठीक है ना। तो पहला कथन क्या है दोस्तों, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना चाहिए, चिन्हों का विश्लेषण करना चाहिए, अनुभव प्रदान करना चाहिए, भाषाई अनुभव प्रदान करना चाहिए। इन शब्दों का हमें क्या करना है, सही संयोजन करना है। तो अभी क्या होता है, मैंने आपको ELPS, ठीक है ना, ELPS, P मतलब पिक्चर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, S मतलब साइन। तो बस सीधे लास्ट के 2 याद करो, केवल लास्ट के 2 याद करो, लास्ट के 2 यानी कि जहां पे चिन्हों की बात की जा रही है वो क्या होगा, सबसे आखिरी में होगा। जो P होगा यानी चित्रों की बात की जाएगी वो सबसे एंड में आएगा। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे देखिए चिन्हों का विश्लेषण, चिन्हों का विश्लेषण, तो चिन्हों का यानी कि जो साइन होगा वो सबसे लास्ट में होगा। यानी सेकंड नंबर देखो सबसे लास्ट में कहां दिया है, तो सेकंड नंबर सबसे लास्ट में यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका और आप देखो, ठीक है ना, एक तरीका और आप देखो, उसके पहले क्या आता है, साइन आता है, चिन्हों का सबसे आखिरी में आया, यानी कि जो साइन होगा वो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये चिन्ह साइन का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक, यानी कि जो साइन है वो पहला नंबर आया कि नहीं आया, सबसे एंड में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो साइन आया यानी जो प्रतीक है वो पहले नंबर पे आया यानी सबसे एंड में आया है। उसके ऊपर पिक्चर होता है, पिक्चर का मतलब क्या होता है, चिन्ह हुआ करता है। तो देखो चिन्ह आपको दूसरे नंबर पे है यानी सेकंड लास्ट नंबर पे, तो देखो सेकंड लास्ट नंबर पे ये रहा आपका। तो मतलब कि 2 ऑप्शन आपको मिल गया, 2 ऑप्शन मिल गया आपकी, नहीं 2 स्टेटमेंट मिल गए, मतलब सीधे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सी ऑप्शन सही मार दो। मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको ELPS का ध्यान रखना है, क्या करना है, ELPS का ध्यान रखना है, ठीक है। अब गणित की भाषा जो होती है वो सरल होती है या कठिन होती है, सवाल ये उठता है, ठीक है ना। क्या सवाल उठता है कि गणित की भाषा कैसी होती है, सरल होती है या फिर कठिन होती है। तो दोस्तों सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें तो गणित की भाषा सरल होती है, लेकिन गणित में कभी कभी एक ही चिन्ह क्या करते हैं, 2 अलग अलग अर्थ दिया करते हैं। कभी कभी एक ही अर्थ वाले प्रश्न को अलग अलग चिन्हों के द्वारा क्या करते हैं, दिखाना पड़ता है हमें, जिसके कारण क्या होता है गणित की भाषा कभी कभी कठिन मालूम पड़ा करती है। मतलब कि क्या होगा कि भाई देखो
गणित में क्या होता है, भाषा सरल होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन में सामने आ जाती है कि एक चिन्ह अलग अलग अर्थ दिया करते हैं, और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक ही अर्थ देने वाले प्रश्नों में क्या करते हैं, अलग अलग चिन्हों को दिखाने के लिए गणित की भाषा प्रयोग किया करते हैं। मतलब कि एक ही चिन्ह रहेगा लेकिन एक ही प्रश्न में दो अलग अलग अर्थ देंगे। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, हमें कठिनाइयां देखने को मिलती है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ले लें यहाँ पे क्या, बार कर ले लें, बार, ये क्या होता है, ऊपर एक चिन्ह लगा करता है इस तरीके से। तो ये चिन्ह है, लेकिन क्या होता है, इसके अर्थ कई बार बदल जाया करते हैं, इसके सही मायने कई बार बदल जाया करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे दशमलव के बाद बार लगे तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, दशमलव के पहले लगे तो इस प्रकार से हो जाता है, कोष्टक में रखना होता है तो इस प्रकार से हो जाता है। मतलब कि हर बार क्या होता है, इसके जो तरीके होते हैं वो कई बार बदल जाया करते हैं। जैसे एक उदाहरण आप देखो कि लिखा हुआ है कि 4 पेन का मूल्य 20 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसको लिखने के देखिए कितने तरीके हुए, बहुत तरीके हो चुके हैं। मतलब पहले हमने क्या लिखा, कुल कितने पेन है हमारे पास, इसमें देखिए समझिएगा, कुल कितने पेन है, कुल हमारे पास 4 पेन है, ठीक है ना, और कुल उसका वैल्यू कितनी है, तो 20 रुपए है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों इसको लिखने का तरीका एक ये भी था कि 20 डिवाइडेड बाई 4 है ना, इक्वल टू 5, या हम लिख सकते हैं 20/4 भी लिख सकते हैं, तो भी काटने में 5 आएगा, या फिर 20/4 बोल दो तो भी, 20/4 बोल दो तो भी उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब क्या हुआ कि देखिए आंसर तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, लिखने का तरीका क्या हो गया, 3 अलग अलग तरीके से हो जाया करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका, क्या गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ, है ना, मोनिस्पल्सिव इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मतलब कि एक अध्यापक क्या करता है, अपने विद्यार्थियों को कक्षा में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए अनुभवों से जोड़ा करता है। क्या करता है अध्यापक, विद्यार्थियों को कक्षा में, क्लास में हर दिन कोई नए अनुभव से जोड़ा करता है। यदि वो अवधारणाओं को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक भूमिका बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, जोड़ तोड़ की भूमिका बोला करते हैं। मतलब किसी गणित की किसी अवधारणाओं को समझाने के लिए एक अध्यापक जो भी व्यवहारिक भूमिका बनाया करता है, उसी व्यवहारिक भूमिका को हम लोग जोड़ तोड़ की भूमिका बोला करते हैं दोस्तों। मतलब कि देखो समझना, ये कक्षा में गणित की अवधारणा समझाने के लिए शब्दों का सार्थक क्रम क्या होना चाहिए, शब्दों का सार्थक क्रम दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि क्या होना चाहिए। पहले प्रतिदिन की भाषा में, प्रतिदिन की भाषा से समस्या को जोड़ना, क्या करना, जो डेली आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके साथ क्या करना, मैथ के क्वेश्चंस को जोड़ना। दूसरा आता है समस्या की भाषा को बताना, ठीक है ना। तीसरा आता है समस्या हल करने की भाषा, और चौथा आता है दोस्तों आपका प्रतीकात्मक भाषा। क्या प्रतीकात्मक भाषा आया करता है। मतलब एक प्रश्न यहां पे देखो दिया गया है कि एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल, ठीक है ना, 2 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदा करता है, यानी कि 12 पेंसिल खरीदता है और एक पेंसिल की कीमत कितनी होती है, 2 रुपया हुआ करती है, ध्यान रखिएगा। वह 4 पेंसिल को 1.5 रुपए की दर से और बाकी बची पेंसिल को 2.5 रुपए की दर से बेचता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ करता है। तो पहले जानो कि 12 पेंसिल 2 रुपए के हिसाब से खरीदी, यानी कि उसने 24 रुपए में कुल पेंसिल को खरीदा है। अब 4 पेंसिल को 1.5 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो यानी कि 6 रुपए का उसने 4 पेंसिल बेचा, तो बचा जो 8 पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचेगा, यानी कि 20 रुपए में बेच दिया। यानी कि 20 प्लस क्या किया, 20 प्लस 6 जोड़ा गया तो कितना आया, 26 आया, ठीक है ना। और खरीदा कितने में था, 24 में खरीदा था, यानी कि इसको कितने का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हो गया। तो अध्यापक ने क्या किया, डेली इस चीज को उसने क्या किया, समझाने का उसने प्रयास किया कि भाई इतने पेंसिल खरीदे। पहले दिन उसने क्या समझाया कि भाई 12 पेंसिल है, 2 रुपए के हिसाब से खरीदे, कितना बना, तब बच्चों ने पहले दिन सीखा 24। फिर उसने बताया कि 4 पेंसिल वो बेचा करता है 1.5 रुपए के हिसाब से, तो कितने में बेचा तो बताता है। फिर अगले दिन अध्यापक पूछता है कि भाई 8 पेंसिल को उसने 2.5 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, तो कितने रुपए में बेचे हैं, तो अध्यापक बताते हैं, बालक बताते हैं 20 रुपए में। फिर अगले दिन पूछता है कि बताओ भाई 12 पेंसिल का विक्रय मूल्य 26 रुपए था और क्रय मूल्य 24 रुपए था, तो उसे कितने का लाभ हुआ, तो सब बालक बता देते हैं कि सर 2 रुपए का लाभ हुआ। तो ये भी एक तरीका हुआ करता है। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को 1/2 की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित योजना की क्रियाकलाप बनाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित है, या फिर आधे का चिन्ह दिखाता है, या फिर क्या कहता है बहुत सारे मूर्त पदार्थ को, ठीक है ना, मूर्त पदार्थ को आधे में विभक्त कर दिया करता है, या फिर क्या करता है कहानी या शब्द के प्रयोग से आधा प्रदर्शित किया करता है। तो दोस्तों कक्षा 3 का अगर कोई विद्यार्थी तो प्राइमरी लेवल पे है, तो प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका क्या होता है, हम लोग मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर जाया करते हैं, ठीक है ना। तो अध्यापक क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, मूर्त पदार्थ को आधे आधे में बांट करके क्या करेगा, दिखाएगा, मतलब कि आधे की संकल्पना
परिकल्पना का परिचय वो दिया करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों या एक तरीका ये भी होता है कि भाई पूछा जाता है कि इसका सार्थक क्रम क्या हो सकता है। तो सार्थक क्रम को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं भाई तीसरे को बताया करता है। सबसे बेहतर ऑप्शन अगर पूछेगा, समझिएगा, सबसे बेहतर ऑप्शन पूछेगा तब तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या करता है, अगर सबसे बेहतर ना पूछे या पूछे कौन कौन तो सही है तो दोस्तों आपका तीसरा सबसे पहले आएगा। फिर आपका चौथा आएगा कि कहानी या शब्द के प्रयोग से आधा प्रदर्शित किया करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि बालक कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते हैं। फिर क्या करता है, एक तरीका हुआ करता है ये भी कि पहला वाला चुनेगा, उसके बाद कि चित्र दिखाएगा, इसमें क्या करेगा, आधा प्रदर्शित किया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, आधे के चिन्ह को वो लिखा करता है दोस्तों। तो मतलब कि जो आपका ये सार्थक रूप बनेगा वो क्या बनेगा, 3 4 1 2 बनता है, मतलब, ठीक है ना। फिर आता है कि माप या भार या फिर तौल की अवधारणा बताने के लिए गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम है। क्या है, माप या भार या फिर तौल की अवधारणा बताने के लिए गणितीकरण की भाषा का सही अनुक्रम क्या है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करता है, एक शिक्षक पहले सरल वस्तु द्वारा, सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को अध्यापक क्या करता है, दिखाया करता है बालकों को, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्या करेगा, अवलोकन कराएगा, मतलब एक वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को दिखाएगा। उसके बाद क्या करेगा, अप्रमाणिक इकाइयों का वो प्रयोग करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करता है। उसके बाद क्या करता है, मैट्रिक इकाइयों का प्रयोग किया करता है दोस्तों। मतलब क्या करेगा अध्यापक कि भाई किलोमीटर को पहले बताएगा हेक्टोमीटर बदलना, फिर बताएगा डेकामीटर बदलना, फिर उसके बाद क्या बताएगा, मीटर बदलना, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद वैसे ही मीटर क्या बताएगा, मीटर को डेसीमीटर बदलना सिखाएगा, फिर सेंटीमीटर बदलना सिखाएगा, फिर मिलीमीटर बदलना सिखाया करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी एक अगला चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग सामुदायिक गणित। ये गणित शिक्षण का ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। एक सेकंड जरा पानी पी लिया जाए। हाँ, तो सामुदायिक गणित जो अगला चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है, इसको हम लोग कम्युनिटी मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तार्किक मूल्य से करेंगे, यानी कि लॉजिकल वैल्यू से इसकी शुरुआत करेंगे। मतलब कि गणित में तर्क का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता है दोस्तों। गणित में सूत्र, नियम, सिद्धांत या अवधारणा कहीं ना कहीं तर्क से हमेशा मेल खाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैथमेटिक्स में जो लॉजिकल वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। और कक्षा में बालकों को तार्किक विचारों से यदि नियमों को अवगत कराया जाए तो बालक नियमों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि बालकों को तार्किक विचारों से क्या करें, नियमों से अगर हम अवगत कराएं तो बालक नियम को बहुत ही आसानी से समझ जाया करते हैं, जिसके क्या है, कुछ उदाहरण पैटर्न के माध्यम से दी जाती है। कैसे, पैटर्न के माध्यम से दी जाती है। मतलब एक पैटर्न यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला क्या है, मेकिंग पैटर्न। पैटर्न देखिए बनाया गया है कि एक ट्रायंगल बनाया गया, पहला ट्रायंगल, फिर उसी में देखो जोड़ करके 2 ट्रायंगल बना दिया गया, फिर उसमें थोड़ा और जोड़ करके 3 ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना, फिर 2 बना, फिर 2 ट्रायंगल बना, फिर 3 बना, फिर आगे चलते चलते क्या पूछेगा कि 20वें स्टेज में कुल तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी। मतलब कि पहले अध्यापक ने क्या बताया कि भाई देखो 3 तीलियों को जोड़ा तो 1 ट्रायंगल बना। उसके बाद फिर अध्यापक ने 2 तीली और जोड़ दी, यानी कि 5 तीलियां जोड़ दी तो 2 ट्रायंगल बन गया। फिर अध्यापक ने क्या किया, 2 तीलियों को और जोड़ दिया तो यानी कि 7 तीलियों को जोड़ दिया तो 3 ट्रायंगल बन गया। फिर 2 तीलियों को और जोड़ देगा तो यानी कि 9 तीलियों को जोड़ देगा तो दोस्तों आपका 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या पूछेगा कि 20वें स्टेज में समांतर श्रेणी में क्या करेगा। तो बालक क्या करेगा, तो अध्यापक क्या कर रहा है, यहाँ पे बालक को एक नियम बता रहा है कि a + n-1 × d, ठीक है ना। इस सूत्र को लगाओ तो आपका निकल सकता है। तो इसके लिए अध्यापक ने क्या किया, सूत्र बताया, जहां पे l का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब होता है कुल पद और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। जैसे 5 में से 3 का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है, ठीक है ना। तो ये लगाएगा तो जो nवां पद निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2n+ निकलेगा। मतलब कि जितने का अंतर हो उतने का हम लोग क्या कर दिया करते हैं, पहाड़ा पढ़ दिया करते हैं। क्या करते हैं, जितने का अंतर होगा उतने का हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ दिया करते हैं। फिर एक सिखाता है शिक्षक, क्या करता है, ग्रोइंग पैटर्न को सिखाया करता है। ग्रोइंग पैटर्न क्या किया उसने कि भाई यहाँ पे वर्ग बना रहा है,
पहले स्टेज उसने क्या किया, 4 वर्ग लिए, ठीक है ना। फिर दूसरे स्टेज में क्या किया उसने, देखो 8 वर्ग ले लिए टोटल। फिर उसके बाद उसने तीसरे स्टेज में क्या किया, उसने 3 वर्ग उठाए सब तरफ, यानी 12 वर्ग उसने ले लिए। तो इस तरीके से करते करते पूछेगा कि भाई nवां पद पे कितना होगा, तो nवां पद के लिए क्या करना होगा, 4 × n हमें लगाना होगा। बात समझ आया कि नहीं आई। इस प्रकार से जैसे पूछा जाए कि 25वें पद में कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 4 × 25 हम कर दिया करते हैं, हमारा आंसर निकल आता है 100 वर्ग हुए होंगे, ठीक है ना। अगर प्लस पैटर्न की बात करें तो प्लस पैटर्न में क्या किया जा रहा है, पहले देखिए, पहले 1 लिया गया, फिर 3 लिया गया, फिर 5 लिया गया, उसके बाद फिर क्या लिया गया, 7 लिया गया, यानी कि सब में कितना कितना बढ़ते जा रहा है, 2 करके बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके 2 बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से जो 50वां स्टेज आएगा, ठीक है ना, उसमें कुल कितने डॉट होंगे, देखिए 1 डॉट लिया गया, फिर 3 डॉट लिया गया, फिर 5 डॉट, फिर ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया गया, 50वां जो डॉट लिया गया, 50वें नंबर पे कितना आएगा, 50वें स्टेज पे कितना आएगा। तो अभी बता दिया आपको फॉर्मूला कि 2n - 1 क्या होगा, 2n - 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 2n - 1 का मतलब भाई देखो ये जो 50वां है ये क्या है, सम है, तो माइनस लग जाता है, तो 2n का मतलब होगा 2 × 50 - 1, यानी कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ये सूत्र आपको बता दिया गया है। वैसे ही आपको क्या होगा, रिकर्सिव पैटर्न भी आएगा था, रिकर्सिव पैटर्न में भी सेम थिंग, सेम चीजें चला करती है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नंबर फैक्ट पैटर्न। नंबर फैक्ट पैटर्न में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न तार्किक योग्यता के अंतर्गत आया करते हैं। किसके अंतर्गत, तार्किक योग्यता के अंतर्गत आया करते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न में बालक बिना गणना किए बालक सीधे परिणाम तक पहुंच जाता है, मतलब कि कैलकुलेशन बालक को नहीं करनी पड़ती, वो सीधे कहां पहुंच जाता है, सीधे सीधे रिजल्ट में आ जाया करता है। जैसे कि आप देखो क्या दिया गया है कि 11 × 11 का मल्टीप्लाई दिया गया, तो 11 देखो एक केवल एक तरफ उठाओ, क्या दिया गया, 11 × 11 दिया गया है, ठीक है ना। इसका कलर चेंज करके प्रॉपर समझाता हूं आपको। तो 11 × 11 दिया गया, तो यहां पे कितने 1 1 है, 2 1 है, तो आप इसको लिख दो 1 2, ठीक है, मतलब 2 1 थे तो हमने क्या लिखा, 2 संख्या थी 1 2, तो यानी कि 2 नंबर लिख दिया 1 2। उसके बाद क्या करो, फिर उल्टा चल दो, यानी 2 के बाद फिर उल्टा क्या आएगा, 1 आएगा, 2 के बाद फिर उल्टा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब क्या होगा, 111 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाया करता है। अच्छा मान लीजिए कि आपको क्या देगा, एक यहां पे 3 दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 3 दे दिया गया आपको, तो आप तब आप क्या करोगे, ऐसे केस में तब आप क्या करोगे, तो देखिए आप संख्याओं को जरा काउंट करिए, संख्या कितनी है, टोटल 3 है, 1 2 3 है, समझिएगा संख्या कितनी है दोस्तों, 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है, तो ऐसे लिख दो, 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो। उसके बाद क्या कर दो, 3 है फिर उल्टा चल दो, 1 2 3 फिर उल्टा चलो 2 1, यानी 111 का 111 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 2 1 आ जाया करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। या फिर एक उदाहरण और देख लो, 4 दे दिया गया, जैसे ये दे दिया गया, ये वाला दे दिया गया था, 1 1 1 1 गुणे 1 1 1 1 4 बार, मतलब कि 1111 गुणे 1111 का गुणा करना होगा। तब क्या करोगे, तो जरा काउंट कर लो भाई कितने बार 1 लिखे गए हैं, कितने बार 1 लिखा गया, जरा काउंट करो तो 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी लिखा गया है। तो ऐसे ही कर लो सीधे, 1 बार 2 3 4, उसके बाद क्या करो, सेम फंडा, 4 तक गए, अब उल्टा चल दो, 1 2 3 4 फिर उल्टा चल दो, 4 के बाद 3 2 1, ये देखो यही हो गया आपका उत्तर। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, सटीक आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्या होते हैं कि ये ऐसे प्रश्न हुआ करते हैं दोस्तों, ये ऐसी तार्किक योग्यता हुआ करती है जिसमें क्या करता है बालक, है ना, प्रश्न में बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे रिजल्ट या सीधे आंसर निकाल लिया करता है। बात समझ में आ रही है। फिर आपका क्या आता है, प्रिडिक्शन पैटर्न आता है। प्रिडिक्शन पैटर्न का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, अक्षर श्रृंखला पर आधारित हुआ करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों क्या करता है बालक, गुणा तथा भाग की संक्रिया क्या करता है, सीखा करता है। गुणा और भाग की संक्रिया को सीखा करता है, और भाग में शेषफल की उपयोगिता को भी वो बहुत ही भली भांति तरीके से समझा करता है। जैसे आपको क्या दे दिया गया, इस तरीके से आपको दे दिया गया ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी इस तरीके से आपको दे दिया गया। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ए का मतलब 1, बी मतलब 2 और सी मतलब 3 हो जाएगा। पूछा गया है कि 95वां पद कितना होगा, तो टोटल कितने कितने श्रृंखला बन रही है, 3 3 की श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 3 की श्रृंखला बन रही है, ए बी सी 3 3 श्रृंखला बन रही है। और कौन 95वां पूछा गया है, तो इसको हमने डिवाइड दे दिया, तो डिवाइड करने में हमारा कितना आया है ना, डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच रहा है आपका दोस्तों, 2 बच रहा है शेषफल। तो जो शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। 2 आया है तो 2 आया है, तो 2 पे
क्या है, बी है कि नहीं है, 2 पे आपका क्या है, बी है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा है। जैसे एक और दे दिया गया कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना, मतलब कि 4-4 के पैटर्न में बांटा गया, कितने कितने पैटर्न में, 4-4 के पैटर्न में बांटा गया है। और पूछा क्या गया, 79 वाला पद पूछा गया है, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा था ए बी सी डी ये दिया हुआ है, क्या दिया गया, ए बी सी डी दिया गया है। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4। शेषफल कितना बचा है, 3 बचा है। 3 का मतलब क्या होगा, उत्तर आपका सी आ जाएगा। ये हो गया सी आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ कुछ हो तो बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक करते हुए चलिए यार, इतनी सिंपल तरीके से आपको चीज़ें आपको समझाई जा रही है, इतने सिंपल तरीके से आपको समझाई जा रही है चीज़ें, भाई इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता और कुछ होगा। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को, भाई लाइक तो करते बनता है, शेयर करते बनता है दोस्तों, लाइक शेयर दबा के करो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, है ना भाई। रिकॉर्डेड क्लासेस है, कैसी क्लास है दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लासेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये टाइम देख लो, ऊपर स्क्रीन पर आपको टाइम दिखा रहा हूँ, 4:39 है, सुबह 4:39 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कैरियर बन सके। भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, रात भर पूरी रात जग करके रेडी किया हूं चीजों को, कंटेंट तैयार किया हूं, अब आपको सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4 बज गए हैं, पूरा रात बीत गई है। इसके लिए दोस्तों एक शेयर तो बनता है दोस्तों, जम के शेयर कीजिए दोस्तों, जम के लाइक कीजिए इस वीडियो को, खूब दबा के शेयर कीजिए, हर एक दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सिंपल है। 2 दिन में अगर आप सीरियसली सीटेट निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रामबाण वीडियो है। चलिए पानी पी लिया जाए, फिर शुरुआत करते हैं आगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना देर में आप लोग प्रिडिक्शन पैटर्न को तो बड़ी ही आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, जो अनुमान लगाने वाला है वो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ और प्रश्न बन जाया करते हैं, जैसे एक्सटेंडिंग पैटर्न के प्रश्न बन जाते हैं, या ठीक है ना। तो एक्सटेंडिंग पैटर्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता है, प्रश्न तो दोस्तों हार्डली अभी तक तो सीटेट पर नहीं बना है, लेकिन फिर भी मैंने बस डाल दिया था ताकि आप लोग जाने रहो, बड़ी आसानी से आप इस तरीके के प्रश्नों को आप टैकल कर ले जाओगे। फिर अंत में आता है बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक मूल्य का मतलब होता है जिसमें क्या आता है, पहले शुरुआत होती है आकृति से, यानी शेप से। इसमें बालकों क्या किया जाता है कि शेप्स के बारे में सिखाया जाता है। शेप्स किसके बारे में, प्रिज्म के शेप, पिरामिड के शेप, सिमेट्री के शेप और डाइस के शेप के बारे में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रिज्म की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रिज्म क्या है, किसी बहुभुज को आधार मानकर इसकी सभी भुजाओं पर आयताकार पलके ऊर्ध्वाधर खड़ी करके आधार के, है ना, सर्वांगसम आकार का ढक्कन ऊपर बंद कर दिया जाए तो उससे प्राप्त ठोस प्रिज्म क्या कहलाता है, प्राप्त ठोस प्रिज्म कहलाया करता है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से हुआ करता है। ये जो आप देख पा रहे हो यही क्या है, प्रिज्म है। क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने डाला है। पूछा जाता है कहां से कि भाई किसी प्रिज्म में कुल कोने की संख्या कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखिएगा। बस यही पूछा था, प्रिज्म में कुल कितने कोने हुआ करते हैं। तो प्रिज्म में दोस्तों क्या होते हैं, जितना कोना निकालना हो तो जितना आधार होता है उसको 2 से गुणा कर दो। या पूछा गया कि कुल कोने या कुल किनारों की संख्या पूछी जाए तो दोस्तों जितना आधार होगा, है ना, उसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है ना। या फिर पूछा जाए पार्श्व पृष्ठों की संख्या पूछी जाए तो जितने आधार की भुजा होगी उतनी ही होगी, ठीक है ना। कुल पार्श्व पृष्ठों की संख्या पूछ ली जाए तो आधार में भुजा जितना भी मतलब क्या है, भुजा का जो आधार है, आधार बेस जो है आपका, ठीक है ना, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो बेस है, इस बेस की जितनी भी लेंथ होगी उसमें क्या कर दो, 2 को आप ऐड कर दो, ठीक है ना, निकल आएगा। फिर आता है आपका सममिति, जिसको आप लोग सिमेट्री बोला करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सममिति या समरूपता किसी वस्तु के उस गुण से संबंधित है जो दिखने में ठीक वैसी ही हुआ करती है। मतलब कि इसको कम बोलते हैं सममिति बोला करते हैं, समरूपता बोला करते हैं, इंग्लिश में सिमेट्री बोला करते हैं। और ये क्या होता है, ये किसी वस्तु के ऐसे गुण से संबंधित हुआ करता है जो दिखने में वैसी ही होती है जैसे पहले वाली वस्तु हुआ करती है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को बांट दिया करते हैं। मतलब कि समरूपता तब होगी जब एक आकार बिल्कुल दूसरी ही आकार की तरह दिखता हो। जब हम उसे मोड़ते हैं या तिरछा करते हैं तो भी क्या हो, सेम आकार दिखे तो उसे हम क्या बोलेंगे, समरूपता बोलते
बोलते हैं, या फिर जब हम किसी वस्तु के भाग को वैसे ही दिखाने वाली, या फिर जब हम किसी वस्तु के भाग को वैसे ही दिखने वाली दो भागों में विभाजित कर दिया करते हैं तो उसे हम लोग सिमेट्री रेखा यानी कि सिमेट्री लाइन या सममिति रेखा बोला करते हैं। और सममिति रेखा के जो उदाहरण है वो यहां सामने दिया गया है कि एक बॉक्स, एक यहां पे चौकोर ले लिया गया और इसको हमने क्या कर दिया, देखिए दो यहां पे छेद कर दिएगा, इसको बीच से बांटेंगे तो भी ये दोनों सेम दिखेगा, एक फोल्ड और मार देंगे तो भी ये वैसे ही बिल्कुल दिखेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां पे एक दे दिया गया, अगर हम इसको बीच से काट दें तो बीच से काटने पे क्या होगा, ये दोनों सेम ही हमें देखने को मिलेगा। एक ये देखिए, इसको अगर हम बीच से काट दें तो ये भी दिखने में हमको सेम दिखेगा। या फिर एक त्रिभुज ले, त्रिभुज को बीच से काट दें, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है ये, इसको बीच से काट दें तो ये भी दिखने में एकदम वैसा ही आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहां पे बना करता है कि निम्नलिखित में से आकृति में से क्या है, निम्न किस आकृति में एक सममिति रेखा है, क्या सममिति रेखा बोला गया है। तो देखिए P को अगर हम बीच से काटेंगे तो क्या वैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्या F को बीच से काटेंगे वैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन अगर T को अगर बीच से काट दें तो वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, तो T आपका सही जवाब हो जाएगा। L को भी करेंगे तो L भी आपका नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि निम्न किस आकृति में से एक से अधिक सममिति रेखाएं हैं। एक से अधिक सममिति रेखाएं क्या है दोस्तों, इसमें है, क्योंकि आप चाहे इसको आप ऐसे बांटो तो भी ये बराबर होंगे, इसको ऐसे बांटो तो भी ये बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। तो मतलब इसमें क्या है, एक से अधिक क्या है, सममिति रेखाएं दी हुई है, ठीक है। फिर आता है हमारा पासा यानी कि डाइस जिसको बोला करते हैं, जो आप लूडो में खेलते समय करते हो। तो पासा के कैसे होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस, ठीक है ना। मतलब मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा का क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा पासा हुआ करता है जिसके दो निकटतम सतहों का योग क्या हो, कभी भी साथ नहीं हुआ करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक पासा बोला करते हैं। जैसे कि दो निकटतम सतहों का मतलब क्या है, जैसे आप 6 है और 4 है तो 6 और 4 जोड़ो कितना आएगा, क्या कभी 7 आएगा, नहीं आएगा, 10 आएगा। या फिर 6 और 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। या फिर आप 4 2 जोड़ो तो 6 आ जाएगा। तो मतलब क्या हो कि निकटतम जो दो सतह हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होता है। और साधारण पासा क्या होते हैं, ये ऐसे पासा हुआ करते हैं जिनके दो सतहों मतलब कि जो निम्नतम सतह होता है उनको जोड़ने पर उनका योगफल हमेशा 7 आया करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण पासा बोला करते हैं। जैसे 5 और 2 जोड़ दो, 5 और 2 जोड़ा कितना हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया, 7। मतलब कोई भी दो सतह हमने जोड़ दी तो क्या हो गया, 5 और 2 जोड़ तो क्या हो जाता है आपका, ये 7 हो जाता है। मतलब ये साधारण पासा हुआ करता है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे, तो प्रश्नों के प्रकार दोस्तों दो प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जो पासे की आकृति दी होगी उसमें क्या हो, मतलब देखो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कोई भी दो पासा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। उन दो पासों में क्या हो जाएगा, कोई भी आकृति, कोई दो आकृति क्या हो जाएगी, सेम आपकी नहीं होगी। मतलब कि कोई दो सतह कॉमन नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी सतह कॉमन कब नहीं होगी, जब पासक मानक हो या जब पासा साधारण हो, ठीक है ना। जब दी गई पासे की आकृति में कोई सतह कॉमन हो, जब दी गई पासे की आकृति में कोई सतह कॉमन हो, या फिर जब दी गई पासे की आकृति में कोई दो सतह कॉमन हो। मतलब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन 3 तरीके से बनेंगे आपके इसमें सीटेट में। पहला तरीका बनेगा, यह पूछा जाएगा कि जब दी गई पासे की आकृति में कोई भी सतह कॉमन ना हो, या फिर कोई भी दो दिया गया दो पासों में क्या होगा, कोई एक सतह कॉमन होगी, या फिर पासे में क्या होगी, दिए गए पासों में कोई दो सतह कॉमन होगी। या तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, या एक कॉमन होगा, या दोनों दो कॉमन होगा, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। तो प्रश्न पहला देखो, जब दी गई पासे की आकृति में कोई सतह कॉमन ना हो, ठीक है ना, तब हम लोग क्या कर देंगे, तो पासा अगर मानक होगा, यदि दिए गए पासे की आकृति में कोई भी सतह कॉमन ना हो तो पासा मानक हुआ। और पासा कैसा हो, कोई सतह कॉमन ना हो और पासा भी मानक हो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, विपरीत में वही सतह होती है जो क्रमों का योगफल 7 हो, विपरीत में वही होगा। मतलब कि जैसे आपका पूछा गया कि कोई सतह कॉमन नहीं है और पूछ ले जाए कि भाई 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ा जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 3 में आप लोग कह दोगे सर 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो मतलब कि 3 के विपरीत कौन सी हो गई सतह, 7 हो गई। अगर पूछ लिया जाए कि भाई 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो 6 में कितना जोड़ा जाएगा, 7 होगा। तो दोस्तों आप कहोगे 6 में सर 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो मतलब 6 के विपरीत कौन सी सतह हो गई, 1 हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। फिर आता है इसी में एक आता है ओपन डाइस आया करता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके इस सीटेट की परीक्षा से के लिए, ठीक है ना। इसलिए ओपन डाइस को हम लोग स्किप किया करते हैं, क्योंकि 2 दिन का समय है और इस मैराथन के सेशन में इसको हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं। इसको कवर करने के लिए आप
काफ़ी ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, वैन हीले का ज्यामिति विचार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग ऑफ वैन हीले। क्या है दोस्तों, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग ऑफ वैन हीले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया, 5 पद के बारे में बताया है। 5 पद में पहला पद होता है चाक्षुषीकरण या फिर मानसिक चित्रण, जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन बोला करते हैं, जिसको हम लोग लेवल 0 पे रखा करते हैं। दूसरा आता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, जिसको लेवल 1 पे रखा करते हैं। तीसरा आता है आपका अनौपचारिक निगमन यानी कि इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको हम लोग लेवल 2 पे रखा करते हैं। चौथा आता है आपका औपचारिक निगमन यानी जिसको हम लोग फॉर्मल डिडक्शन पे रखा करते हैं, इसको लेवल 3 बोला करते हैं। और पांचवा आता है आपका दृढ़ता यानी कि रिगर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लेवल 4 पे रखा करते हैं। अब इन सभी लेवल्स के बारे में, इन सभी पदों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पहला है हमारा चाक्षुषीकरण यानी कि मानसिक चित्रण, ठीक है ना, जिसको हम लोग विजुअलाइजेशन बोला करते हैं, इसको हम लोग लेवल 0 पे रखा करते हैं। तो इसमें इनमें जो कौशल होता है दोस्तों, वो क्या कौशल आएगा भाई, विजुअलाइजेशन की बात की जा रही है तो मतलब इसमें देखना होगा, वर्णित होगा और वर्गीकृत करना हुआ करता है। मतलब कि इस स्तर पे कोई भी बालक आकृतियों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना, विभिन्न आकृतियों को वर्णित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को वर्गीकृत भी कर लिया करते हैं। जैसे बालक किसी भी राउंड को देख करके वृत्त पढ़ने लगता है, कोई भी गोला देखेगा तो क्या कहेगा, ये वृत्त है। इस तरीके का चौकोर देखेगा तो कहेगा चतुर्भुज है, त्रिकोण देखेगा तो कहेगा त्रिभुज है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, दूसरे पद पे आता है, इसको बोलते हैं विश्लेषण यानी एनालिसिस, जिसको लेवल 1 रखा करते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक के अंदर गुणों के आधार पर वर्णित करना तथा चित्र बनाना आने लगता है। मतलब इस स्तर पे बालक क्या करते हैं, विभिन्न आकृतियों को उनके गुण के आधार पर, ठीक है ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में सोच सकते हैं। वे आकृतियों को देखकर उनके विभिन्न गुणों को समझ भी सकते हैं तथा चित्र भी बना लिया करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या करते हैं, अगर बालक को बोला है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में दोस्तों एक बालक आयत भी बनाने लग जाता है, वर्ग भी बनाना सीख जाता है और समचतुर्भुज भी बनाना सीख जाता है। अगर त्रिभुज बोला जाए तो बालक त्रिभुज के आधार पर समबाहु त्रिभुज बनाना सीख जाता है, समकोण त्रिभुज बनाना सीख जाता है और सम और विषम बाहु त्रिभुज बनाना भी सीख जाया करता है। मतलब क्या करता है बालक, इसमें क्या कर रहा है कि विभिन्न आकृतियों के गुण के आधार पर उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना लग जाता है। वो अलग अलग आकृतियों को देख के उनके गुणों को बहुत ही आसानी से समझ भी सकता है और उसका चित्र भी बना लिया करता है। फिर तीसरा पद आता है आपका दोस्तों अनौपचारिक निगमन, जिसको लेवल 2 में रखा गया है, जिसको हम लोग इनफॉर्मल डिडक्शन में रखा करते हैं, ठीक है। तो ये जो कौशल होता है, इसमें क्या होता है, भाषाई आधार पर परिभाषित करना बालक के अंदर आ जाता है। क्या बालक क्या करने लग जाता है कि भाषा के आधार पर चीज़ों को परिभाषित करना शुरू कर देता है। मतलब इस स्तर पे बच्चे ना सिर्फ विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हैं, बल्कि विभिन्न आकृतियों के मध्य जो समानता है उस समानता को भी स्थापित कर लिया करते हैं। और इस स्तर पर क्या करते हैं बच्चे, अर्थपूर्ण तरीकों से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भी करना शुरू कर दिया करते हैं। लेकिन अभी बालक जो परिभाषा है उसका निर्माण करना शुरू किए, उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक ये दे दिया गया, इस तरीके से बोला गया कि d बराबर √2a है, तो बालक इसको बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि 4a² बराबर d1² प्लस d2 का स्क्वायर, बड़ी आसानी से कर दिया करते हैं। फिर आपका लेवल 3 आता है, अगला पद आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौथा पद, जिसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक निगमन यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बालक क्या करता है, सिद्ध करना भी सीख जाता है। देखिए हर एक पद में क्या हो रहा है, बढ़ते चल बालक के अंदर कौशल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, फिर से समझा रहा हूं आपको एक बार। पहला जो पद था चाक्षुषीकरण यानी मानसिक चित्रण, इसमें बालक क्या कर रहा था, अभी बालक सिर्फ देख रहा था और बालक क्या कर रहा था, वर्णित कर रहा था या वर्गीकृत कर रहा होता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दूसरे पद पे आया यानी लेवल 1 पे आया। लेवल 1 पे आते ही बालक क्या करने लगा, गुणों के आधार पे वो वर्णित करना सीख गया और चित्र बनाना सीख गया। उसके बाद औपचारिक में क्या, अनौपचारिक उसने क्या किया कि भाषा के आधार पे परिभाषित करना भी उसने शुरू कर दिया। फिर आता है आपका औपचारिक में क्या करना लग जाता है, वो सिद्ध करना सीख जाता है। अनौपचारिक में क्या करना, वर्णित करता है और अनौपचारिक में वर्णित करता है, समझिएगा। अनौपचारिक में इनफॉर्मल में क्या करता है, भाषाई आधार पे परिभाषित करता है और औपचारिक में क्या करता है, वो सिद्ध करना शुरू कर दिया करता है। मतलब कि इस स्तर पे बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली तार्किक पूर्ण तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा उसे सिद्ध भी कर सकते हैं और साथ ही साथ परिभाषाओं, प्रमेय अप्रमेय में संबंध भी बना लेते हैं। और 10वीं की कक्षा तक के समस्त ज्यामितीय विचार इसी स्तर पे ही विकसित हुआ करते
करते हैं किस पे, औपचारिक निगमन पे ही हुआ करते हैं, ठीक है ना, हाई स्कूल तक में, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पद आता है यानी कि लेवल 4, इसको हम लोग बोलते हैं रीगर, जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ता। इसमें क्या होता है, बालक अमूर्त धारणा भी विकसित करना शुरू कर दिया करता है, मतलब कि इस स्तर पे बच्चे अमूर्त रूप से चिंतन करना सीख जाते हैं तथा समस्या के अंदर छिपी अवधारणा को भी खोज निकालने में सक्षम हुआ करते हैं। और ये सोच बच्चों में कॉलेज के समय विकसित होती है। कब, जब बच्चे 10+2 पास कर लिया करते हैं और अपने ग्रेजुएशन के टाइम में जाते हैं, तब बालकों के अंदर क्या होती है, ये सोच विकसित हुआ करती है, ठीक है। देन दोस्तों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, आता है अगला चैप्टर, ठीक है ना, जिसको हम लोग छठवां चैप्टर बोल रहे हैं, जो है आपका गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। क्या है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान यानी कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तो बच्चों को विद्यालय या कक्षा में ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है, विद्यालय को, बच्चों कहां भेजा जाता है, विद्यालय, बच्चों को विद्यालय क्यों भेजा जाता है, बच्चों को विद्यालय कक्षा में या फिर ज्ञान के लिए और कौशल की प्राप्ति के लिए भेजा जाता है। जो विषय इन आदर्शों को प्राप्त करने में अधिक सहयोगी होगा, उस विषय की महत्वता कक्षा में बढ़ती जाती है। और आज का जो युग है, ये कैसा युग है, तकनीकी युग है, ठीक है ना, इसलिए गणित की जो उपयोगिता है उसको हम लोग कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसी के लिए दोस्तों हर्बर्ट और पेस्टोलॉजी जैसे विद्वानों ने भी गणित मानव विकास का प्रतीक माना है। क्या हर्बर्ट और पेस्टोलॉजी ने क्या किया है जी, ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या माना कि भाई गणित जो है ये मानव विकास का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। जो गैलीलियो ने यहां तक तो ये भी कह दिया था, क्या गैलीलियो ने ये भी कह दिया कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। और इसके अलावा गैलीलियो ने जब बोला तो भाई नेपोलियन साहब कैसे पीछे रह जाते, तो नेपोलियन भी लिखते हैं कि यदि गणित का आधार स्तंभ हटा दिया जाए, तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। और इसी के ही क्रम में दोस्तों ड्यूट ने भी कहा है कि गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना है। और रोजर बेकन ने भी कहा है कि दोस्तों गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार व कुंजी है। क्या है, गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार और क्या है, कुंजी है। और दोस्तों इसके लिए होंगवेन ने भी कहा है कि गणित सभ्यता का दर्पण हुआ करता है। क्या है, गणित सभ्यता का दर्पण भी हुआ करता है। मतलब कि जो हमने विद्वानों के कथनों को हमने पढ़ा, इससे ये चीज स्पष्ट होता है कि गणित का पाठ्यक्रम में उचित और महत्वपूर्ण स्थान बना करता है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए दोस्तों गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। और इसी के लिए दोस्तों कोठारी आयोग ने भी कहा है कि बालक के विद्यालयी कक्षा प्रथम कक्षा 10 वर्ष तक, मतलब समझिएगा, बालक के विद्यालयी कक्षा के प्रथम 10 वर्ष, विद्यालयी कक्षा के प्रथम 10 वर्ष मतलब कि 10वीं कक्षा तक के लिए गणित की दिशा को अनिवार्य करने की सिफारिश उन्होंने की थी। और इसीलिए कोठारी आयोग ने कहा था कि भाई हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए, ठीक है। और कोठारी आयोग ने दोस्तों इस सिफारिश के बाद कुछ विद्वानों ने यह मत भी किया था कि गणित को हाई स्कूल तक नहीं बल्कि कक्षा 8वीं तक अनिवार्य विषय तथा कक्षा 9वीं से क्या करना चाहिए, वैकल्पिक विषय यानी कि स्वैच्छिक विषय बना देना चाहिए। मतलब कि देखिए कोठारी आयोग ने कहा भाई कि गणित हाई स्कूल तक होना चाहिए, और कुछ विद्वानों ने कहा नहीं कक्षा 8 तक होना चाहिए, और कक्षा 9-10 में क्या करना चाहिए, गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहिए। बच्चा लेना चाहे तो ठीक, नहीं लेना चाहे तो भी ठीक है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है भाई कि 9वीं कक्षा से गणित को अनिवार्य विषय ना बनाए जाने का क्या कारण है भाई, क्या लॉजिक बनता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या लॉजिक बनते हैं, गणित एक क्या है दोस्तों, जटिल विषय है जिसको सीखने के लिए एक विशेष प्रकार की बुद्धि यानी कि मस्तिष्क की आवश्यकता हुआ करती है। और गणित उन्हीं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो मुख्य विषय के रूप में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र रखें। मतलब कि गणित क्या करे, मतलब गणित वही बच्चे ले सकते हैं, मतलब उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री को लिया गया है। इसीलिए जब बच्चा 10th पास करने के बाद 11th में और 12th में जाया करता है, अगर वो सेलेक्ट करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तभी उसको मैथ मिला करती है, अदरवाइज नहीं मिलती है उसको मैथ, ठीक है ना। और जब सभी विद्यार्थी इंजीनियर नहीं बन सकते तो सभी के लिए गणित की शिक्षा अनिवार्य क्यों, मतलब ये 3 कारण जो उन्होंने बताया गया कि भाई कक्षा 9 को वैकल्पिक क्यों रखा जाए, तो बताया कि भाई जो मैथ है वो जटिल विषय है और इसके लिए विशेष प्रकार की मस्तिष्क की आवश्यकता हुआ करती है, ठीक है ना। और गणित क्या होता है, गणित तभी इंपॉर्टेंट होगी जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लो, और जब सभी बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं तो गणित को अनिवार्य क्यों रखना।
ठीक है ना। फिर अच्छा ये तो एक समझ में आ गया। अब एक तर्क ये भी बना कि भाई 9वीं कक्षा से गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने का तर्क क्या था, जो कोठारी आयोग ने दिया। भाई पूछा गया ना भाई दोनों से कि भाई अगर आप 9 तक नहीं रखना चाहते हो तो 9 से वैकल्पिक रखना चाहते हो तो क्यों रखना चाहते हो, उसका कारण दे दिया गया। फिर पूछा गया कोठारी आयोग से कि भाई साहब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हाई स्कूल तक अनिवार्य करें, कक्षा 9 भी अनिवार्य करें गणित को, तो क्यों अनिवार्य करें, इसका लॉजिक बताइए। तो लॉजिक बताया गया कोठारी आयोग के द्वारा कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए गणित संबंधी ऐसे कोई जन्मजात विशेष योग्यता नहीं होती है जो कि अन्य विषयों की योग्यता से भिन्न हो। मतलब बताया कि भाई गणित का ज्ञान पाना है तो भाई कोई विशेषता की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप है ना बाकी विषयों की तरह आप पढ़ सकते हो इसको अच्छे से। यदि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान ना दिया गया तो बच्चे के मानसिक प्रशिक्षण के अवसर पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे और प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता हुआ करती है। मतलब कि कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, हर विषय में मैथमेटिक्स का यूज है ना, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हुआ करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, यह कारण बताया किसने, कोठारी आयोग ने। ठीक है ना। अब गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने का क्या कारण था वो भी जान लेते हैं। तो पहला है कि गणित विज्ञान विषयों का आधार है। ठीक है ना, मतलब कि जितने भी आप गणित क्या है, जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस का क्या है, बेसिक है, बेस है मैथ। मतलब कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे कि आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, ठीक है ना, या फिर मेडिकल की फील्ड ले लो, या फिर क्या कर दो जियोथर्मल ले लो, जियोथर्मल साइंस आप ले लो, जो भूगर्भ विज्ञान ले लो। तो इन सभी में क्या होता है, मैथमेटिक्स का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ करता है। चाहे मतलब कि चाहे घनत्व निकालना हो, आयतन निकालना हो, पृष्ठ तनाव निकालना हो, या फिर अणु परमाणुओं की संख्या निकालनी हो, या रक्तचाप नापना हो, इन सभी में क्या है दोस्तों, मैथमेटिक्स का जबरदस्त यूज होता है, व्यापक तरीके से इस्तेमाल हुआ करता है। इसीलिए क्या है दोस्तों, गणित इसकी ये रखा गया। और दूसरा कारण बताया गया कि गणित एक यथार्थ विज्ञान है। दूसरा कारण क्या बताया गया, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। मतलब बोला गया गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा नियम पूर्ण रूप से सत्य है और यथार्थ हुआ करती है। मतलब इसलिए इस प्रकार पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। मैथमेटिक्स से हम कंप्लीटली आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मतलब कि 2+3 है ना, आप चाहे 5 होता है, चाहे आप अंतरिक्ष में जाके जोड़ो, चाहे पाताल में जाके जोड़ो, चाहे महासागर के अंदर जाके जोड़ो, है ना। मतलब कि ये मैथमेटिक्स का जो सिद्धांत है ये क्या होता है, यथार्थ होता है। ठीक है ना, फिक्स्ड हुआ करता है, यूनिवर्सल हुआ करता है। तीसरा कारण दिया गया कि गणित का मानव विकास से घनिष्ठ संबंध है। मतलब गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में हुआ करती है। चाहे आप बैंकिंग के फील्ड में देखो, इंजीनियरिंग के फील्ड में देखो, आप किसी से लेन देन कर रहे हो तो भी देखो, कोई व्यवसाय कर रहे हो तो भी देखो, मजदूरी दे रहे हो, मजदूरी ले रहे हो, आप दिन भर में जितने भी काम करते हो, है ना, मतलब मनुष्य का जो आम जीवन है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, गणित से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। है अगला हमारा टॉपिक गणित की मूलभूत संरचनाएं। क्या, गणित की मूलभूत संरचनाएं। जो संरचनाएं हैं दोस्तों, इनकी गणितीय कुछ मूलभूत संरचनाओं को आइए हम लोग डिटेल से जानते हैं। पहला हमारा है बीजगणितीय संरचना। बीजगणितीय संरचना, इसके अंतर्गत हम लोग योग, अंतर, गुणा, भाग तथा सामान्यीकरण आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या क्या करेंगे, योग यानी कि प्लस, अंतर यानी कि माइनस, गुणा यानी मल्टीप्लाई, भाग यानी कि डिवाइड, इनका हम लोग क्या करते हैं, और सामान्यीकरण का जो संक्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया करते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना के अंतर्गत हम से बड़ा से छोटा आदि संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कि इससे बड़ा इससे छोटा, जैसे 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, मतलब कि 1/2 1/3 से बड़ा है, से बड़ा या से छोटा का अध्ययन हम लोग किया करते हैं। फिर हमारा क्या आता है तीसरा, तल रूप संरचना। तल रूप संरचना के अंतर्गत दोस्तों हम लोग तमाम प्रत्ययों को, जैसे सीमा, समीपता या निकटता आदि को शामिल किया करते हैं। तो और ये सभी चीज़ों को हम लोग सीखा करते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीटेट की पूरी जान है इसमें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसमें से दोस्तों। क्या से, एनसीएफ से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 से
क्या है? भारतीय शिक्षा प्रणाली का यह अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। क्या? भारतीय शिक्षा प्रणाली का यह अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है और इसको तैयार करने में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा विधि शामिल थे। कौन कौन से? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही, ठीक है ना। मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया था और इसे तैयार करने में अध्यक्ष सहित कुल 35 सदस्य शामिल थे। कितने लोग? इसे तैयार करने में एक अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ 35 सदस्य और भी शामिल थे और इसकी समय समय पर समीक्षा करना और आवश्यक तथ्यों आदि को जोड़ने की जिम्मेदारी किसको दी गई? एनसीईआरटी को सौंपी गई। किसको दोस्तों? एनसीईआरटी को सौंपी गई। और एनसीईआरटी 2005 के निर्माण के समय एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण थे, ठीक है ना। और अब तक कुल दोस्तों 4 बार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बन चुकी है, यानी कि एनसीईआरटी 4 बार अब तक बन चुका है, जो कि पहला बना है एनसीईआरटी 1975, फिर एनसीईआरटी 1988, फिर एनसीईआरटी 2000 और एनसीईआरटी 2005, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी 2005 जो नवीनतम बनी है, इसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना इनका लक्ष्य था, ठीक है ना। जो रटंत प्रणाली थी पहले की, उससे लोगों को या उससे छात्रों को निजात दिलाना था और परीक्षा में सुधार लाने के लिए लिंग, जाति, धर्म आदि पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने की बात कही गई है। किसमें? एनसीईआरटी 2005 में। और एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके धर्म, आसपास, पड़ोस या जीवन से जोड़ना है। क्या? जो शिक्षा है, शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके धर्म से जोड़ना है, उसके आसपास से जोड़ना है, उसके पड़ोस से जोड़ना है और उसके जीवन से जोड़ना है। इसके अलावा शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों को सही होने वाले मुद्दों की पर चर्चा की गई। किस पे? साध्य और साधन दोनों के सही होने के मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि मूल शिक्षा को पूरी प्रक्रिया में बच्चों को शामिल करने की बात कही की, मतलब कि जो भी मूल शिक्षा है उसे उस पूरी प्रक्रिया में बच्चों को शामिल किया जाएगा और ज्ञान वस्तुनिष्ठ तरीके से यानी फैक्चुअल तरीके के साथ साथ साहित्यिक, कलात्मक एवं रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपग्रहों का एक हिस्सा माना गया है। अतः यहां पर तर्क तथा तथ्य के साथ कहानियों को भी महत्वपूर्ण स्थान देने की बात भी कही गई है दोस्तों। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एनसीईआरटी 2005 पर डैश पर बल देती है। किस पे डैश पर बल देती है? 4 ऑप्शन है। पहला है गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, गलत है। गणित शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षाएं ली जाए, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि बालकों के अंदर तार्किक योग्यता जनरेट करनी है, ना कि पहले से उनका आकलन करना है। गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये दोस्तों आपका सही जवाब होता है। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठ्य चर्चा अलग हो, बिल्कुल नहीं, ये भी आपका गलत होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी 2005 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जिनको आप याद कर लो, मतलब कि आप एक तरीके से ये ट्रिक की तरह मैंने रखा है कि अगर ये चीजें आपको मिल जाती है, समझ जाना, देखते ही आंख बंद कर देना, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब देखिए कि एनसीईआरटी 2005 के हिसाब से चाहे बालक प्राथमिक का हो चाहे उच्च का हो, दोनों में ही क्या है कि भाई रटना नहीं है, बालक कभी भी रटेगा नहीं, कोई भी चीज वो रट नहीं सकता है, ठीक है ना। तो और एक चीज और है कि अगर ऑप्शन दिया है कुछ भी है, ऑप्शन में प्राथमिक अथवा उच्च नहीं दिया गया है, जो भी ऑप्शन दिया गया है अगर उसमें प्राथमिक या उच्च नहीं दिया गया है तो फिर वहां पे क्या दिया होगा? थिंकिंग दिया होगा, या फिर उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्राथमिक स्तर या नहीं बोला गया है या फिर उच्च स्तर नहीं बोला गया, तो उस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी पूर्वक समझ करके आपको करना होगा। खैर आते हैं हम लोग एनसीईआरटी 2005 के नेगेटिव पॉइंट्स पे। तो पहला है सूत्रों एवं एल्गोरिथम के सिद्धांत को याद करना, तो याद करने पे कभी भी नहीं जोर देता है। लिखने के तरीके पे कभी जोर नहीं दिया जाता है। गृह कार्य जमा करने पर दोस्तों कभी जोर नहीं दिया जाता है, ना ही वर्कशीट देने पे कभी जोर किया जाता है, ना ही व्याख्यान देने पे जोर किया जाता है, ना ही निर्देश देने पे जोर किया जाता है, और अधिक अभ्यास के लिए कहने के लिए भी जोर नहीं दिया जाता है। और अंक ना सुनाना, कक्षा में ये कोई भी विद्यार्थी अंक नहीं सुना रहा है तो इसके लिए भी कभी जोर नहीं दिया जाता।
अगर इतने पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो समझ जाना ये एनसीएफ क्या है, निगेटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर संकीर्ण दे दिया जाए प्राथमिक स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर अगर दे दिया जाए तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर देगा तो क्या देंगे, माप तौल की इकाइयां, मतलब कि संख्या संबंधित कौशल और गणित संक्रियाओं का विकास, ये तीन चीज हमें करना है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है करने के लिए, एनसीएफ 2005 कहता है भाई प्राथमिक स्तर पर किसी बालक के अंदर माप तौल की इकाइयों का ध्यान रखना है, सिखाना है, संख्या संबंधित कौशल उनके अंदर डेवलप करने हैं और गणित संक्रियाओं का विकास करना है। गणित संक्रिया का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना। और उच्च स्तर पे क्या कहता है एनसीएफ 2005 की, उच्च स्तर पे कहता है कि भाई समस्या को हल करना है, यानी कि परिकलन संबंधी कौशल उनके अंदर लाना है, विश्लेषणात्मक क्षमता को पोषित करना है उच्च में, और अमूर्त से मूर्त धारणा की विकास करना है। किसका, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। और दोस्तों कलन परिकलन का प्रयोग बड़ी कक्षाओं में कठिन साध्य को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। किसका, कलन और परिकलन का, बड़ी कक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, बड़ी कक्षाओं में कठिन साध्य को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, ना कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है ना। प्रमाणिक अप्रमाणिक दिया हो और जियो बोर्ड के प्रयोग अगर दिया हो तो जियो बोर्ड के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, ठोस है, घन घनाभ के बारे में हम लोग स्टडी किया करते हैं, ठीक है ना। और अभी अब तक हम लोगों ने क्या जाना कि भाई मूल्यांकन कितने सोपान है, तो मूल्यांकन 5 सोपान है, ठीक है ना। अच्छा ये भी हम लोगों अभी तक ये पढ़ा है, टोटल क्या पढ़ा है कि आगमन विधि में कितने सोपान बताए गए थे, तो आगमन विधि में दोस्तों हम लोगों ने कितने जाने थे, 4 सोपान जाने थे, याद हो तो एल्फ वाला, ELPF वाला, ठीक है ना, याद हो अगर आप लोग तो। और इसके अलावा पूछा गया था भाई बौद्धिक मूल्य किससे संबंधित है, तो वो सिर्फ बुद्धि से संबंधित है। प्रयोगात्मक मूल्य पूछा जाए तो दोस्तों ये स्वयं परिचालकों पे निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही था आपके मैथ पेडागोजी में। अब इसके आगे आपका कोई भी प्रश्न परेशान आपको नहीं करने वाला। जो 15 नंबर पेडागोजी के सेक्शन है मैथमेटिक्स में, वो उसमें से 13 से 14 नंबर आप बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है। और अगर इस वीडियो को आप पढ़ना चाहते हैं, फिर से इसका PDF पाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिलेगी, साथ साथ डेली जीके जीएस क्विज, जीके जीएस क्वेश्चन, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स और बहुत सारी चीजें आपको दी जाती है, बताई जाती है। और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट PDF सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अब आप हमको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों आपको हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड दिस इज तरुण यादव। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।